Okay, I've started recording. You can begin, Bhavik. Okay, so good evening to everyone present here. I am Bhavik Joshi and I am a CA final student. I have cleared Group 2 and Group 1 I will be clearing in July. So, taxation is the subject which has interested me a lot. So, in my articleship, I am in TB Sheth and Co. company and I've been in the GST department for 1.5 months before this unfortunate event which has happened. So I'll be talking about taxation with respect to stock market कि स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स ट्रेड करते हो, सिक्योरिटीज ट्रेड करते हो, तो आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कि आपको कौन से इवेंट पे टैक्स भरना होगा, कौन से इवेंट आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, कौन से इवेंट पे आपको कुछ जैसे कि गिफ्ट दिया या कुछ भी किया, वो सब डिस्कस करूंगा एंड एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड एग्जाम्पल के साथ एंड लॉजिकली. तो एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पेन पेपर और कैलकुलेटर रखो साथ में, तो क्या कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो. और थोड़ा चीज ऐसा है कि आप लिख के रखोगे तो आपको बेटर रहेगा, आपको याद करना रहेगा तो, या फिर आपके ओके एंड आप करना रहेगा तो आपको इजी पड़ेगा वो. एंड जिधर जिधर मैं सेक्शन का रेफरेंस दूंगा उधर आप इतना सेक्शन मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है, बट आप कंसेप्ट को समझ जाओगे तो वो बेटर रहेगा. कंसेप्ट इज, अभी सेक्शन तो क्या आपको रट्टा मारना है, आपको बस यू हैव टू मेमोराइज इट, बट कंसेप्ट समझ गया तो आप इम्प्लीकेशंस बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे. सो विल स्टार्ट एंड आफ्टर एवरी ईच स्लाइड इज कंप्लीटेड मेरे को बस आपके साइड से कंफर्मेशन चाहिए कि जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया ना स्लाइड में आपको क्लियरली समझा है. इनकेस आपको नहीं समझता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट है या पूरे स्लाइड में आपको डाउट है तो आप टेंशन मत लो, पूरा स्लाइड में आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल. कुछ भी रहेगा दूसरा कोई एग्जांपल देके. और अभी एग्जांपल के लिए शिवा में मेरे साथ, तो मैं उसको रेफर करूंगा जिधर भी जरूरत रहेगा तो आपको बेटर समझेगा वो पार्ट. ठीक है, तो स्टार्ट देयर. So we'll begin with the first slide and Shivam would be switching on the slides because I don't have the facility cam. So let's start. Bhavik, just a second. Yeah, sure. Okay. So देखो, शेयर आप कभी भी है ना ट्रेड करोगे, होल्ड करके रखते हो तो आपका एक टाइप से आप सेल किया तो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, तो आपका इनकम है बराबर. तो अभी गवर्नमेंट को कैसा है कि कोई भी इनकम रहेगा तो टैक्सेबल करता है वो इनकम को. बट अभी हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कौन से इवेंट्स टैक्सेबल होंगे, आप कब शेयर सेल करोगे, सिक्योरिटी सेल करोगे. तो मेन जो टैक्स का इम्प्लीकेशन इसमें आता है वो है कैपिटल गेन्स के बारे में. कि कैपिटल गेन्स का डेफिनेशन दिया है. अभी अगेन आप सेक्शन याद नहीं रखोगे तो इट्स ओके. एक्चुअली सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 है, उसमें वो क्या बोलता है कि गेन्स on transfer of any capital asset is chargeable under the head capital gains provided the assessee holds the capital asset throughout the previous year and in the year in which the transfer takes place. तो अभी देखो सेक्शन तो ठीक है, अभी वर्डिंग जैसे कि बाउंसर ही जाते हैं, बट मैं आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ उसमें. देखो पहला वो क्या बोल रहा है, गेन और लॉस. मतलब आप सेल कर रहे हो, ऑब्वियसली लॉस तो टैक्सेबल नहीं होता बट डेफिनेशन में दिया है. सो गेन, आपने कुछ भी सेल किया, आपको उस पर गेन हुआ तो टैक्सेबल इवेंट है. ऑन ट्रांसफर, अभी ट्रांसफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47. तो हम लोग को सेक्शन नंबर, ठीक है, मैं बस रेफरेंस देता जाऊंगा. एंड ट्रांसफर का भी डेफिनेशन अलग से दिया है तो मैं आपको समझाता हूँ. ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, अभी कैपिटल एसेट क्या रहेगा, ये हम लोग का मेन फोकस का पॉइंट रहेगा. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14. कैपिटल एसेट कौन सा रहेगा. कैपिटल एसेट इज एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज हेल्ड बाय द असेसी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर. वो कैपिटल एसेट में क्या है, गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं है वो डिफाइन किया, मतलब उसको छोड़ के जो है दे आर कैपिटल एसेट. तो भी क्या क्या कैपिटल एसेट्स नहीं है, ये हमारे पीपीटी का फर्स्ट पॉइंट है कि क्या क्या कैपिटल एसेट्स नहीं है. आपको चाहिए तो आप नोट कर सकते हो या फिर आप सुन सकते हो, इट्स ओके. फर्स्ट, कैपिटल एसेट कौन सा पार्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट है स्टॉक इन ट्रेड.
अभी स्टॉक इन ट्रेड का मीनिंग क्या है? स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप कोई चीज परचेज कर रहे हो विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग इट। मतलब आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आप उसको होल्ड करके रखो एज एन इन्वेस्टमेंट और एज एन कैपिटल एसेट, आप बस उसको परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो। इसका एग्जांपल अगर स्टॉक मार्केट के वे में हम दे तो इट कैन बी इंट्राडे ट्रेडिंग, कि आप परचेज कर रहे हो विद द एम टू सेल एंड अर्न प्रॉफिट, मतलब आप उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके रख रहे हो। एंड ये सब जो मैं टर्म्स आपको बोलता जाऊंगा वो आपको नोट्स में दिए जाएंगे इन द लास्ट पेज ऑफ द नोट्स विच विल बी द ग्लॉसरी पार्ट, जिसमें आपको ये सब टर्म्स के मीनिंग दिए जाएंगे, बट अभी मैं उसको ज्यादा इलेबोरेट कर पाऊंगा रादर देन नोट्स में आपको शॉर्ट में दिए होंगे। ओके, सो स्टॉक इन ट्रेड हम लोग ने डिस्कस किया कि स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट आप उसको परचेज कर रहे हो एंड देन यू विल सेल इट। बट अभी इसमें और एक एक्सेप्शन कि जो एज शिवम डिस्कस यस्टरडे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन के रहते हैं बट वो इन्वेस्ट करते हैं इन द इंडियन मार्केट, वो लोग को इंडियन मार्केट्स में इंटरेस्ट होता है। तो वो लोग ने जो असेट्स होल्ड किया है ना, वेदर देयर इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट या फिर उसको होल्ड एज एन कैपिटल असेट, फिर भी अगर वो स्टॉक इन ट्रेड के नेचर में भी होल्ड करेंगे उसको तो इट इज अ कैपिटल असेट। अभी क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हम क्यों ये ऐसा कैपिटल असेट हम लोग को तो नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा है। जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना तो अपने करेंसी को फायदा होगा। यू कैन सी कि हमारा करेंसी कंपेरेटिव टू डॉलर हमेशा नीचे ही रहा है। तो हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा हम देते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, हम लोग आपको स्टॉक ट्रेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्टॉक इन ट्रेड में करना तो वो लोग के इनकम में टैक्सेबल हो जाता है, टोटल इनकम चला जाता है। कैपिटल गेन का अलग रेट्स रहता है टैक्सेशन का, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए first exception is stock in trade is not a capital asset, but if it is held by foreign institutional investors, then it is a capital asset. The reason we want that ज़्यादा से ज़्यादा foreign institutional investors हमारे Indian markets में invest करे पैसा. Now the second part is non-urban agricultural land. मतलब non-urban agricultural land मतलब वो land जो rural है, मतलब in the villages for farming purposes and stuff. सो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, रूरल एरिया को डिफाइन नहीं किया है, वो लोग ने अर्बन एरिया को डिफाइन किया है। अभी एक्चुअली ये पार्ट हमारे स्टॉक मार्केट से इतना रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको खाली बोल देता हूँ कि ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आता है। थोड़े बाउंड्रीज रहते हैं कि अगर आप समझो कोई एरिया में रह रहे हो, उसका पॉपुलेशन इफ इट इज विद इन 10,000 to 1 lakh, तो एरिया के अराउंड एक सर्कुलर बाउंड्री बनेगा विच शुड बी ऑफ 2 किलोमीटर। तो वो पूरा एरिया प्लस दैट 2 किलोमीटर वाला वो होएगा रूरल एरिया, सॉरी वो होएगा अर्बन एरिया। मतलब उसको छोड़ के जो एरिया रहेगा वो बाद में रूरल हो जाएगा। बाद में अगर आपके एरिया का पॉपुलेशन इज मोर देन 6 किलोमीटर, सॉरी पॉपुलेशन इज बिटवीन 1 लाख to 10 लाख, तो एक 6 किलोमीटर का सर्कुलर बाउंड्री बनेगा एंड दैट एरिया प्लस दैट 6 किलोमीटर का बाउंड्री वुड बी अर्बन एरिया। सिमिलरली 10 के ऊपर पॉपुलेशन है, अभी मैं मुंबई का एग्जांपल लेता हूँ, ऑब्वियस मुंबई का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा ही रहेगा, तो मुंबई का पॉपुलेशन 10 लाख है तो एक 8 किलोमीटर का बाउंड्री बनेगा मुंबई के आसपास पूरा सर्कुलर में, वो पूरा भी अर्बन एरिया गिनाएगा। उसके बाहर जो है वो बाद में रूरल हो जाएगा, बट अगेन हम लोग को वो एरिया का देखना पड़ेगा पॉपुलेशन सब। सो ये बेसिक था एंड नाउ हम लोग देखते हैं कि और एक एक्सेप्शन कौन सा है। और एक एक्सेप्शन ये है कि असेट्स ऑफ पर्सनल यूज, मतलब आपके घर पे कोई फर्नीचर है जो आप पर्सनली यूज कर रहे हो, यार ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, कि आपका इंटेंशन नहीं कि उनको सेल करूँ या कुछ, आप वो एज अ कैपिटल एसेट आप होल्ड ही नहीं कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए। बट अगेन इसमें और एक एक्सेप्शन आ जाता है, दैट इज लाइक ज्वेलरी, देन ज्वेलरी आ गया, फिर आर्कियोलॉजिकल कोई आपने कलेक्शन रखा है अपने पास, देन एनी स्कल्पचर, एनी पेंटिंग, वो सब आप होल्ड करके रख रहे हो तो वो कैपिटल एसेट्स है, भले वो पर्सनल यूज के लिए है बट दे आर कैपिटल एसेट्स। एंड और एक पार्ट है, गवर्नमेंट ने थोड़े बॉन्ड्स नोटिफाई किए, लाइक 6.5% gold bonds issued in the year 1977, 7% gold bonds in the year 1980, then national defense bonds in the year 1980, then
special bearer bonds in the year 1991, then gold deposit bonds 1999, and gold deposit certificate which was issued under the gold monetization scheme in the year 2015. तो ये जो चार पार्ट थे ना हमारे, वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आते ही नहीं है. अभी कैपिटल एसेट कोई है, वो हम कैसे डिफाइन करें? कैपिटल एसेट भी हम लोग के दो पार्ट में है. एज यू कैन सी इन द पीपीटी, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. अभी एक क्वेश्चन आता है कि हम एसेट को क्लासिफाई कैसे करें, एज शॉर्ट टर्म और एज लॉन्ग टर्म. तो पहले हम लोग देखते हैं कि पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं उसका. एज यू कैन सी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब आपने कब तक, कौन से टाइम से एसेट को होल्ड करता है और कौन से टाइम में आप उसको सेल कर रहे हो, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट डिटरमाइन होगा. अभी पीरियड ऑफ होल्डिंग में हम देखने जाए तो तीन क्राइटेरिया आएंगे. एक 12 मंथ का क्राइटेरिया आएगा, एक 24 मंथ का आएगा एंड एक 36 मंथ का आएगा. अभी 12 मंथ का क्राइटेरिया हम देखते हैं तो उसमें कौन से हमारे असेट्स कवर होते हैं. एक लिस्टेड शेयर्स और लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और द यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड जीरो कूपन बॉन्ड. मतलब ये असेट्स अगर आप 12 मंथ से कम होल्ड कर रहे हो तो दे आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और अगर आप 12 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रहे हो तो दे आर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. और अभी ये क्लासिफिकेशन का मीनिंग भी मैं आगे समझाऊंगा कि क्यों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हम असेट्स को क्लासिफाई करते हैं. अभी एक एक टर्म समझते हैं. लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज क्या है? एक के जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, मतलब एनएससी हो गया, बीएसई हो गया, so they are listed at these stock exchanges, so they are termed as listed shares and securities. And units of equity oriented mutual funds. अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में शिवम विल बी स्पीकिंग अहेड, बट मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ में समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में दो टाइप रहता है, एक डेट ओरिएंटेड और एक इक्विटी ओरिएंटेड. अभी इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स क्या है? जो अपना पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. मतलब हम लोग म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, उसने पैसा डाला कोई कंपनी के इक्विटी शेयर्स में या फिर कोई प्रॉपर्टी में पैसा डाला या कुछ भी, बट वो लोग डेट मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते. अभी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि हमने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया तो हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू डिबेंचर्स, इनटू सिक्योरिटीज, इनटू बॉन्ड्स. मतलब वो डेट साइड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे. एंड यूनिट्स इशूड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक बॉडी है, वो जो भी यूनिट्स इशू करेगा वो भी एक 12 मंथ क्राइटेरिया. अभी हम बात करते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स की. जीरो कूपन बॉन्ड्स दोज बॉन्ड्स विच आर इश्यूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार. मतलब अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, कूपन का मतलब इंटरेस्ट होता है एंड जीरो मतलब जीरो इंटरेस्ट के साथ. मतलब क्या होगा कि 100 रुपए का समझो फेस वैल्यू है बॉन्ड का, आपको वो मिल रहा है 80 रुपीज पे. मतलब आपको 20 रुपीज का डिस्काउंट, इश्यूड एट डिस्काउंट, बट जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा, जब कंपनी वापस लेगा वो बॉन्ड्स, तो आपको 100 रुपीज पे करेगा. मतलब दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार. उसका जो पार वैल्यू था वो 100 के, उसका जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर कभी वैल्यू जाएगा ही नहीं, ना ही आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा वो बॉन्ड पे. बस आपने डिस्काउंट में लिया और रिडीम कर दिया पार पे. अभी हम बात करते हैं 24 मंथ क्राइटेरिया के बारे में कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स कवर होते हैं. एक अनलिस्टेड शेयर्स और एक लैंड एंड बिल्डिंग. मतलब अनलिस्टेड शेयर्स वो शेयर्स है जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है और दे आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, मतलब अभी तक हुए नहीं है. एंड लैंड एंड बिल्डिंग, as we all know, any part of land or any building you have constructed or any building you have purchased. तो ये दोनों जो asset है, तो अगर आप 24 months तक होल्ड करते हो, 24 मंथ से कम या 24 मंथ तक, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा. और उसको ज्यादा 24 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रहे हो आप, तो वो लॉन्ग टर्म के क्राइटेरिया में आ गया. अभी हम बात करते हैं 36 मंथ क्राइटेरिया के बारे में. 36 मंथ क्राइटेरिया में अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, मतलब आपको अभी समझ गया रहेगा लिस्टेड अनलिस्टेड में क्या डिफरेंस रहता है. अनलिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज जिसका सेल करने का या परचेस करने का कोई रिकॉग्नाइज्ड मीडियम नहीं होता. मतलब आप बस ओपन मार्केट में ओवर द काउंटर सेल करते हो. मतलब कोई मार्केट या कोई रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज या कोई रिकॉग्नाइज्ड बैंकर, मर्चेंट बैंकर, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो अनलिस्टेड होते हैं. और कंपेरेटिव इसमें रिस्क भी ज्यादा है rather than लिस्टेड सिक्योरिटी. सो अभी हम बात करते हैं यूनिट ऑफ डेट फंड. जैसा कि मैंने आपको समझा, पैसा डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, मतलब इनटू डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी एंड अदर्स. मतलब ये 12, 24 और 36 में जो भी कवर नहीं हुए
उसको छोड़ के जो भी बाकी के है वो 36 मंथ के क्राइटेरिया में होंगे। मतलब आपने 36 मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो दे आर लॉन्ग टर्म, एंड 36 मंथ से कम होल्ड किया तो दे आर शॉर्ट टर्म। और देखो एक स्लाइड खत्म हुआ, मुझे बस आपके साइड से कंफर्मेशन चाहिए कि आपको ये जो मैंने समझाया आपको समझा है कि नहीं। कोई पार्ट ऐसा कि मैं वापस समझाऊं? भाविक चेंज करूं? ओके, नो डाउट। ओके, एनीवन एल्स? नहीं, एक मिनट रुक। एनीवन एल्स? किसी को ये अभी तक जो कंसेप्ट समझा उसमें कोई डाउट? ओके, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप बोलना, मैं आपको पूरा स्लाइड भी वापस समझा दूंगा, देयर नो इश्यू। ओके ठीक है, नो डाउट। ठीक है, शिवम प्लीज चेंज। Yes, sure. Carry on. ओके, तो अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि कब टैक्स पे करना है, कब नहीं करना है, कब टैक्स कौन से पार्ट में इंक्लूड होएगा, कब टैक्स कैपिटल गेन्स में आएगा। ओके, तो अभी देखो हम दो चीजें कवर करेंगे विच आर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर आप शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, एज यू कैन सी इन द पीपीटी, इफ द शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैं शेयर्स परचेस कर रहा हूँ, प्रॉफिट आएगा वैसे ही सेल कर दूंगा, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं शेयर को होल्ड करके रखूं एज एन इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड हम लोग को याद रखना पड़ेगा, एज एन इन्वेस्टमेंट और एज एन कैपिटल, बस मुझे पैसा कमाना है बेच के। तो अगर मैं एज स्टॉक इन ट्रेड उसको होल्ड करके रख रहा हूँ और मेरे को कुछ प्रॉफिट और लॉस हो रहा है सेल पे, तो मेरा पीजीबीपी में जाएगा। अभी पीजीबीपी क्या है? इट इज अ हेड अंडर विच योर इनकम टैक्सेबल प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब आपने एक टाइप का बिजनेस ही कर दिया कि हाँ बस मैं इंट्राडे करता हूँ, कमाता हूँ, प्रॉफिट होता है, सेल कर देता हूँ। मीन्स यू आर जस्ट डीलिंग इन शेयर, आपका कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है एज टू होल्ड इट फॉर मोर देन 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ्स। अभी लेस देन 12 मंथ्स में क्वेश्चन आता है कि अभी इंट्राडे भी तो लेस देन 12 मंथ्स हुआ, बट देखो अगेन आपका इंटेंशन पे क्वेश्चन आता है कि आपका इंटेंशन क्या था। ओके, सो इफ द शेयर्स आर हेल्ड एज कैपिटल एसेट्स, अभी कैपिटल एसेट्स के वे में आप होल्ड कर रहे हो, मतलब हम लोग ने देखा था कि 12 मंथ्स का क्राइटेरिया आ रहा था शेयर्स में, लिस्टेड शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अनलिस्टेड शेयर्स में अगेन 24 मंथ्स वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, चलो लिस्टेड शेयर्स हम होल्ड कर रहे हैं। एक मिनट है, रुकिए। जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो शिवम, हेलो, जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो हेलो। यस हेलो, भाविक, हाँ बोल ना। हाँ कैरी ऑन कर एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा नहीं, मेरे को लगा तू मैंने 1 मिनट वेट करने बोला इसलिए। ठीक है नो नो चलो। भाभी क्यों कैरी ऑन ओके भाविक तू कैरी ऑन, मैं ओके एक्चुअली चलो हम कंटिन्यू करते हैं। या सो सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके।
सो हम लोग कौन से पॉइंट पे थे? इफ द शेयर्स आर हेल्ड एज कैपिटल एसेट, हम लिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं अभी कि हम लोग 12 मंथ से कम होल्ड कर रहे हैं या 12 मंथ से ज्यादा, तो अगर हमने वो शेयर्स को सेल किया तो हम लोग को कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। प्रॉफिट और लॉस ठीक है, आई जस्ट मेंशनड इट, बट जो भी प्रॉफिट होगा उस पर और जो भी हमारा इनकम होगा वो हमारा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। एंड डिविडेंड, अभी डिविडेंड हम लोग को शेयर्स पे मिला तो वो ईफोस में जाएगा। अभी ईफोस क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इरिस्पेक्टिव आप शेयर को एज स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहे हो या एज कैपिटल एसेट होल्ड कर रहे हो। अभी स्टॉक इन ट्रेड का बात करें तो जनरल तो ऐसा डिविडेंड तो एजीएम पे दिखता है कंपनी के जनरल मीटिंग पे, बट उसमें तो डिविडेंड का इतना क्वेश्चन नहीं आता। बट अगर फिर भी आपने समझो डिविडेंड का एजीएम का डेट है उसके पहले आपने होल्ड किया है एंड आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी ईफोस में जाएगा शेयर्स में। अभी हम बात करते हैं डिबेंचर्स के बारे में और अदर सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, यूनिट्स और म्यूचुअल फंड अदर। उसको अगर हम स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करते हैं तो मतलब हमारा आपको समझ गया होगा कि हमारा इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर उस पर कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ या डिविडेंड सॉरी एक्चुअली यार इंटरेस्ट होना चाहिए, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो एज पीजीबीपी टैक्सेबल होगा। अभी डिफरेंस समझो क्या है, शेयर्स में अगर डिविडेंड मिल रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ट्रेड, अगर हम एज स्टॉक इन ट्रेड भी होल्ड कर रहे हैं तो भी डिविडेंड मिल रहा है, वो ईफोस में जा रहा है। बट इसमें क्यों पीजीबीपी में जा रहा है? क्योंकि देखो कैसा होता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स, ये सब का डिबेंचर्स का आपको समझो रेट पहले से दिया रहता है इंटरेस्ट का कि 8% डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, 12% डिबेंचर्स, मतलब आपको इंटरेस्ट पता रहता है कि हाँ इतना फिक्स मुझे मिलने वाला है। शेयर्स में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि मुझे इतना ही डिविडेंड मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कि कंपनी कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करता है अपने एजीएम में और कितना पार्ट उसको डिविडेंड में अप्रोप्रिएट करना है। इसीलिए डिबेंचर्स, अगर समझो मैंने 12% डिबेंचर्स है, 10,000 रुपीज का वैल्यू है, आप कैलसी रखना आपको साथ में तो आप कैलकुलेशन के लिए आपको इजी पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ 10,000 डिबेंचर्स है मेरे पास, 10,000 वैल्यू के, 10,000 रुपीज के 12% डिबेंचर्स है, तो 10,000 पे 12% का इंटरेस्ट हम लोग ले तो हम लोग का आता है 1200। ठीक है, मतलब पूरे साल भर में मुझे 1200 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा वो डिबेंचर्स पे। और अभी अगर मैं वो डिबेंचर्स को 4 मंथ्स में किसी को सेल कर रहा हूँ तो क्या होगा, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट तो मैं उससे लूंगा ही, डिबेंचर्स का प्राइस भी लूंगा, प्लस उससे मैं 4 मंथ्स का जो इंटरेस्ट जो मुझे मिला था क्योंकि मैंने होल्ड करके रखे थे डिबेंचर्स इतने टाइम के लिए, वो भी मैं उससे लूंगा। इसीलिए बिकॉज वी नो कि हम लोग को कितना मिलने वाला है, हम उसको पीजीबीपी हेड में डालते हैं, विच इज प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड अगर आप डिबेंचर्स को या कोई भी सिक्योरिटी एज कैपिटल एसेट होल्ड कर रहे हो एंड उसके सेल पे आप प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वी नो कि कैपिटल गेन में जाएगा। और अभी लिस्टेड सिक्योरिटीज की बात करें हम लोग तो फिर वो आ जाते हैं हमारे 12 मंथ के क्राइटेरिया में, जो भी लिस्टेड है वो हमारे 12 मंथ के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो अगर उसको 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी इंटरेस्ट, ये पार्ट में इंटरेस्ट ईफोस में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर हम लोग 12 मंथ से भी ज्यादा होल्ड करके रख रहे हैं, हम लोग का पता नहीं है कि हम लोग को कितने टाइम तक होल्ड करेंगे एज अ कैपिटल एसेट, बट जो क्राइटेरिया उससे तो ज्यादा ही करेंगे, इसके लिए हम लोग उसको ईफोस में डालते हैं। पीजीबीपी में डालने का इंटेंशन ये होता है कि हमको पता है कि इतना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके मैं इतना इंटरेस्ट उससे ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट में, ये स्लाइड में आपको किसी को डाउट है इन कैपिटल एसेट का पार्ट और इन स्टॉक इन ट्रेड का बात बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज, तो प्लीज मेंशन करो, मैं आपको समझाता हूँ वापस। गाइस कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दो, भाविक विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। सच्ची आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप बोलो, मैं आपको इजीली आपको वापस एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। दो आए हैं, देयर इज नो डाउट्स ओके, बाकी सब ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड। कुछ भी अगर नहीं भी समझा हो, इंटरेस्ट वाला पार्ट रिपीट करूं? ओके, इंटरेस्ट वाला पार्ट ओके, डिबेंचर्स में ना एक एग्जांपल देख के रिपीट कर। एक सेकंड, मृणाली, ओके, समझो एक कंपनी है, आपको समझो मैं और आप एक ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, आपके पास डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स है जिसका वैल्यू है 10,000 रुपीज के डिबेंचर्स है, आप कैलसी साथ में रखो, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर तो आपको कितना मिलेगा,
12 मंथ्स पे आपको 12% इंटरेस्ट है, 1200 आपको इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 12 मंथ्स। अभी क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं डिबेंचर्स सेल कर देती हूँ, समझो यू आर सेलिंग टू मी, मैं डिबेंचर्स भाविक को सेल कर देती हूँ, तो आप क्या करोगे, 4 मंथ्स में आप सेल कर रहे हो, तो ₹1200 जो हमको इंटरेस्ट आया था 12 मंथ्स का, वो अभी आप 4 मंथ्स का तो इंटरेस्ट मेरे से लोगे ही, आप 10,000 रुपीज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप मुझसे लोगे, प्लस आप जो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो भी आप मुझसे लोगे। क्यों? क्योंकि 4 मंथ्स तो आपने होल्ड करके रखा था ना, तो उसका इंटरेस्ट तो आपको मिलना ही चाहिए। तो 1200 इंटू हम करते 4/12, तो 400 आ गया। तो 400 मतलब आप मेरे से लोगे 10,000 प्लस 400 विच इज द 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट, एंड 10,000 विच वाज द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। तो आपको मिले 10,400, और आपको ये पहले से ही पता था कि मुझे 10,400 मिलेंगे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके। इसके लिए उसका जो इनकम रहेगा ना, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, वो आपको पीजीबी पे मिलेगा। और दूसरे ही पार्ट में डिविडेंड ऑन लिस्टेड शेयर्स विल गो अंडर ईफोस। 1 सेकेंड। यस, लॉन्ग टर्म आप उसको कोई भी नेचर में आप उसको होल्ड कर रहे हो, एज स्टॉक इन ट्रेड या फिर एज कैपिटल एसेट, वो हमेशा ईफोस में ही जाएगा, वो कभी आपका पीजीबी पे में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड हमेशा कंपनी के एजीएम पे डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब एक टाइप से देखने जाए ना तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम देखते हैं तो हम लोग को सेल किया आज का आज ही डिविडेंड नहीं मिलता है, जनरली कंपनी अनाउंस डिविडेंड और उसके एजीएम पे वो अनाउंस करता है डिविडेंड। और एक क्राइटेरिया है इंटरिम डिविडेंड का, व्हिच इज अनाउंस्ड बिटवीन 2 एजीएम्स। 2 एजीएम के बीच में कभी कुछ डिविडेंड उसने कंपनी ने अनाउंस किया तो वो भी हमेशा ईफोस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हेलो भाविक, दिस इज जानवी। और मेरा डाउट क्लियर हो गया, बट माय ओनली थिंग इज, देख अगर मैंने शेयर्स खरीदा, सपोज अभी 3 या 4 मंथ्स के लिए खरीदा, मतलब नॉट फॉर 12 मंथ्स, पर 3 या 4 मंथ्स के लिए, और अगर उसके बीच में नेचर क्या है होल्डिंग का? नेचर उसके बीच में मतलब स्टॉक इन ट्रेड में होल्ड करना है कि कैपिटल एसेट के वे में होल्ड करना है? कैपिटल एसेट मतलब एज ऑफ नाउ मैंने लिया है और 3-4 महीने से मेरे पास है, मतलब मैंने सेल नहीं किया, ठीक है। और फिर मुझे अगर उस 3-4 मंथ्स के बीच में डिविडेंड आता है तो भी वो ईफोस के अंदर ही जाता है ना, मतलब आई एम नॉट। तो व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि अगर 12 महीना भी नहीं रखा मैंने और उसके बीच में डिविडेंड आता है तो भी वो ईफोस में ही जाएगा ना, नो मैटर व्हाट, कैसा भी मतलब। हाँ, क्योंकि देखो कंपनी है ना, अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बाहर निकालेगा ना तो हम लोग को कंपनी का नेट प्रॉफिट पता चलेगा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना है। फिर कंपनी उसका जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा ना सब शेयर होल्डर्स और मेंबर्स के साथ, उसमें डिक्लेयर करेगा कि देखो इतना हमको प्रॉफिट हुआ है, हम इतना पार्ट डिविडेंड में अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो तेरे को मिलेगा ना डिविडेंड, वो जरा ईफोस में ही जाएगा। ओके, तो उस पे फिर टैक्स कैसे लगेगा? मतलब उस पे फिर टैक्स, मतलब जितना टाइम मैंने रखा है उसके बेसिस पे टैक्स लगता है? हाँ नहीं, एक सेकंड, डिविडेंड मतलब जितना टाइम नहीं, कैपिटल गेन का टैक्सेशन का पार्ट तो मैं आगे समझाता हूँ कि कैसे होने वाला है। और ईफोस में डिविडेंड एक्चुअली ना तेरा कैजुअल इनकम होता है। ओके, तो उस पे अलग रेट्स रहता है, वो मैं तेरे को बताता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू। कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन, वेल कम टू दैट कांसेप्ट, वो आगे है आपको वो आपको थोड़ा अभी कैलकुलेशन बता दूंगा एक बार, वो मैं आपको लिखने भी बोलूंगा वो पार्ट। तो जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगा भी इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताता हूँ। आई कीप दिस इन माइंड इन केस आई फॉरगेट, मेरे को वापस एक बार रिमाइंड कराना वरुण, कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगा तो क्या इम्प्लीकेशन होंगे। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर कुछ अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मेंशन करो। भाविक, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करके रखता हूँ, तब तक अगर किसी को डाउट आता है तो पूछ ले मैं भले। हाँ, कोई भी डाउट रहेगा आप पूछो आराम से, और अगर इनकेस इधर कवर नहीं होता तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछो, तो आपके पास क्या डाउट एज वेल एज उसका आंसर रिटर्न फॉर्म में रहेगा कि आपको कभी भी रेफर करना हो तो आप वापस रेफर भी कर सकते हो। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, देखो अगर आपके दिमाग में डाउट है और आपको ऐसे लगता है कि मैं सामने सामने इधर नहीं पूछ सकता, मे बी मेरा डाउट थोड़ा सिली है, ठीक है, कोई बात नहीं, मेक अ नोट ऑफ दैट। नहीं सिली कोई डाउट सिली नहीं, डाउट कोई सिली होता ही नहीं है। आपको कोई भी डाउट रहेगा आप पूछो, इनकेस आपको ग्रुप पे पूछना हो, पर्सनली पूछना हो, कुछ भी रहेगा आप पूछो, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा।
कईयों को होता है कि मैं नहीं पूछ सकते सामने सामने, नो वरीज, आप हाँ, डाल देना, बट लेकिन प्लीज ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली कि आपका डाउट किसी और का भी डाउट रहेगा, तो आप पूछोगे तो उसका भी क्लियर हो जाएगा। तो कुछ भी रहेगा तो आप पूछो, बेफिक्र पूछो। एंड वरुण, आई श्योरली कम टू दिस कंसेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उसमें थोड़ा राइटिंग भी रहेगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग का पार्ट आता है कि अभी मुझे चाहिए कि आप है ना आपका नोटबुक और पेन साथ में लो एंड पेज को है ना 2 पार्ट में डिवाइड करो। फिलहाल अभी पीपीटी पे फोकस मत करो, जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनते जाओ और वो हिसाब से थोड़ा पार्ट है वो आप लिखते जाओ खाली, और एक एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं भी लिख रहा हूँ आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट। पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट पे लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड एक पार्ट पे लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, अभी दोनों के कॉलम में FVC करके लिखो, FVC विच इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दोनों में HTCG एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, अभी उसमें से दोनों पार्ट पे माइनस करो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करो दोनों पार्ट पे, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, एंड नीचे दोनों पार्ट में लिख दो नेट कंसिडरेशन। मैं फास्ट जा रहा हूं तो मुझे बोलना, आई विल गो स्लो। नेट कंसिडरेशन लिखो। अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले पार्ट पे फोकस करो एंड उसमें से डिडक्ट करो विच वुड बी योर COA विच इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं एक एक पार्ट समझाऊंगा, एक एक चीज का मीनिंग क्या होता है वो। सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले पार्ट में लिखना। Bhumi, from which point shall I repeat it? The whole thing? Okay, from okay, full part. Okay, ठीक है। दो पार्ट बनाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोनों में लिखो FVC which is the full value of consideration। माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, दोनों पार्ट में लिखना है, HTCG वाले कॉलम में भी और LTCG वाले कॉलम में भी। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करना है, तो जो रिजल्ट आएगा दोनों पार्ट में लिखना है नेट कंसिडरेशन। ओके, दोनों पार्ट में नेट कंसिडरेशन लिख दिया। उसके बाद सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले पार्ट पे फोकस करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज द HTCG। उसमें नेट कंसिडरेशन में से माइनस करो COA विच इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और एक चीज माइनस करो उसमें से विच इज द COI विच इज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आपको जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो आपका रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लिखा सबने? इफ यू वांट मैं रिपीट करता हूँ वापस टू पार्ट। एनीवन? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, अभी हम लोग फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले पार्ट पे। वो टेबल में नेट कंसिडरेशन तक तो हम लोग ने सेम है एज शॉर्ट टर्म। अभी इधर माइनस होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जो रिजल्टिंग अमाउंट आएगा वो रहेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस इंडेक्स्ड वर्ड डालना है दोनों वर्ड्स के आगे लॉन्ग टर्म पार्ट। सब लोग ने लिख लिया?
कैन यू रिपीट लॉन्ग टर्म का साइड एक बार? ठीक है, जानवी शॉर्ट टर्म का पार्ट आपको क्लियर हो गया पूरा? जानवी, you can unmute yourself and you can tell Yeah, you can unmute. Okay. मतलब शॉर्ट टर्म में आपने जिधर तक नेट कंसिडरेशन तक लिखा है ना, इट इज सेम इन लॉन्ग टर्म पार्ट में भी. बस माइनस उधर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता था शॉर्ट में, इधर इंडेक्स INDEXED इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इनपुट. बस इंडेक्स वर्ड आगे लगाना है. ओके. ठीक है, तो अभी हम लोग को एक एक पार्ट डिस्कस करना है. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ओके, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? द होल एंड सोल अमाउंट विच यू गेट. मतलब समझो मैंने कोई कैपिटल एसेट बेचा 10 लाख में, तो जो 10 लाख है ना वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. मतलब मैंने 10 लाख मुझे मिला है एज एन इनकम, तो 10 लाख आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया. एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, मतलब आपने क्या क्या एक्सपेंसेस इनकर किए वो एसेट को सेल करने में, विच कैन बी ब्रोकरेज. हम लोग स्टॉक मार्केट से स्टिक टू रहेंगे इन कैपिटल गेन्स पार्ट. सो हमारा एक्सपेंसेस क्या हो सकता है? कमीशन हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है. तो वो हमारा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हो गया. वो आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट कंसिडरेशन. मतलब नेट मेरे हाथ में कितना आया. समझो अभी 10 लाख का मैंने कुछ बेचा, तो 10 लाख मेरे पास आया. 10 लाख में से समझो मेरा एक्सपेंसेस ब्रोकरेज में मेरा 10,000 जा रहा है, तो मेरा नेट कंसिडरेशन हो जाएगा 9,90,000. ठीक है, अभी 9,90,000, अभी उसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अभी कॉस्ट एक्विजिशन क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो कॉस्ट जो आपने इनकर किया था वो परचेस करने, वो कैपिटल एसेट को परचेस करने में आपको कितना खर्चा हुआ था. समझो हमको खर्चा हुआ 4 लाख का फॉर एग्जांपल, तो एसेट हम लोग ने 4 लाख में परचेस किया था. तो हम माइनस करते हैं 9,90,000 में से हमारा 4 लाख का जो एक्सपेंस है वो, तो 5,90,000 आ गया. अभी आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है. एक्चुअली हम लोग को वो स्टॉक मार्केट में इतना काम नहीं आएगा, क्योंकि हम शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटीज पे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते. समझो अभी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है कि समझो आपके बिल्डिंग का वैल्यू अभी हम 10 लाख लेते हैं. अभी मैंने बिल्डिंग में ना एक लिफ्ट इंस्टॉल किया जिसका मुझे खर्चा हुआ 3 लाख का सपोज, तो वो है ना मेरे बिल्डिंग के कॉस्ट में इंक्लूड होएगा. मतलब बुक्स में मेरा बिल्डिंग 13 लाख का दिखेगा, क्योंकि वो मेजर कॉस्ट है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेयर समझो अगर 10 लाख का बिल्डिंग है और मैंने उसमें नॉर्मल ऐसा इलेक्ट्रिसिटी या वायरिंग का कुछ छोटा मोटा काम करवाया जिसका मुझे कॉस्ट हुआ था 30,000, तो मेरे बुक्स में वैल्यू नहीं बताऊंगा कि मेरे बिल्डिंग का वैल्यू 30,000 से बढ़ नहीं गया है. बट अगर मैं लिफ्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ या फिर बिल्डिंग में कोई पार्क बना रहा हूँ जिसका मुझे खर्चा हो रहा है 2 लाख 3 लाख, जिससे मेरा बिल्डिंग का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और कोई असेट आता है बिल्डिंग में, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा. वेरेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हो गया छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम, वायरिंग का काम, कुछ भी जिससे हमारा बिल्डिंग का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, बस हम लोग का एक्सपेंसेस हो रहा है उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में. ओके, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी हम लोग शेयर ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर करते नहीं है, तो फिर वो हमारा ये सिनेरियो में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं आएगा, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. तो वो अगर हम लोग माइनस कर देंगे ना तो हम लोग को मिलेगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ये पार्ट आई होप आप लोग को समझा. शॉर्ट टर्म वाला पार्ट समझा सबको? आप प्लीज रिप्लाई करना. कोई पार्ट नहीं समझा हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंसेस, कुछ भी तो आप बोलना. अगर कुछ नहीं समझा है तो प्लीज अनम्यूट करके भी बोल दो, दैट वुड बी ओके. हाँ, म्यूट करके भी पूछो तो मैं आपको बोल पाऊंगा. कोई भी है प्लीज अनम्यूट करो, पूछ लो. तो ओके ठीक है, तो ओके डाउट रहेगा सीधा अनम्यूट करके आप बोलो तो मैं आपको समझा पाऊंगा. ओके ठीक है, चलो अभी मूव ऑन करते हैं हमारे दूसरे टेबल पे, विच इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला पार्ट. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले पार्ट में होल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का डेफिनेशन चेंज नहीं होता. आपको जितने में वो कैपिटल एसेट सेल किया, जो अमाउंट रिसीव किया, इट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन.
एक्सपेंसेस वाला पार्ट भी सेम रहेगा, ब्रोकरेज, कमीशन, कुछ भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किया वो असेट को सेल करने में, तो वो आपका एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में आ जाएगा। नाउ एक डिफरेंस समझ लेते हैं, असेट पे एक्सपेंस किया तो वो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में नहीं आएगा। असेट को बेचने में जो एक्सपेंस हुआ है, ट्रांसफर, असेट को ट्रांसफर करने में, मैंने आपको डेफिनेशन में बोला था क्या, गेन और लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, तो ट्रांसफर पे जो एक्सपेंस आया वो है हमारा इधर एक्सपेंसेस में कवर होगा। जैसे कि समझो 10,000 का शेयर, 10,000 रुपीज में मैं बेच रहा हूँ शेयर, 1,000 रुपीज में ब्रोकरेज इनकर किया, ब्रोकर को मैंने 1,000 रुपये दिया, तो मेरा वो एक्सपेंस हो गया, तो 9,000 आ गया मेरा नेट कंसिडरेशन। अभी लॉन्ग टर्म में ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, आपने लिखा होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अभी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो शेयर्स रिलेटेड ही नहीं है, इसीलिए अभी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड ये वर्ड क्या है, सी हम लोग को पता है कि ईयर बाय ईयर हम लोग का बजट आता है, एवरी ईयर इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता जाता है। मतलब आप लोगों ने सुना रहेगा कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो 100 रुपीज का भी वैल्यू बहुत ज्यादा था, बट अभी हम लोग देखने जाए तो 100 रुपीज को हम इतना कंसिडर नहीं करते, इतना ज्यादा वैल्यू नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होता जा रहा है, प्राइजेस चीजों के बढ़ते जाते हैं, ऐसे करेंसी का वैल्यू डिटोरिएट होता जाता है। वैसे ही वैसे वो लोग के टाइम पे तो 10 रुपीज का भी काफी वैल्यू रहेगा, 10 रुपीज में भी काफी चीजें मिलती रहेंगी, बट अभी हम लोग 10 रुपीज में देखने जाए तो हार्डली हम लोग को कुछ मिल सकता है। सो इसके लिए गवर्नमेंट है ना पूरा एवरी ईयर कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन इंडेक्सेस निकालता रहता है, विच स्टार्टेड, अभी हम लोग का जो सेंचुरी स्टार्ट हुआ है तो हम लोग 2001 टू 2002 का अगर इन्फ्लेशन रेट देखे ना, उसको हम लोग ने एज अ बेस ईयर लिया है, तो वो ईयर का इन्फ्लेशन रेट इज 100। एंड अभी हम लोग देखें ना करंटली हम लोग इनकम अभी असेस करेंगे ईयर 1920 का, 1920 में जो हमको इनकम हुआ रहेगा वो हम लोग ये ईयर में असेस करते हैं टैक्स पे करने के लिए। तो वो ईयर में हमारा जो ये 1920 का जो इन्फ्लेशन रेट है ना, इट इज 289। मतलब आप देख सकते हो कि 100 से 289। और जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको बोल दूं कि जो ईयर हम लोग का प्रीवियस था ना 1920 के भी आगे 1819, उसका इन्फ्लेशन रेट वाज 280। एक इंडेक्स है विच इज सेटअप बाय गवर्नमेंट कि जो इन्फ्लेशन रेट को मेजर करता है। अभी आप देख सकते हो कि 1819 में इन्फ्लेशन रेट वाज 280, तो 280 में अप्रोक्सीमेटली 3.12% अगर हम ऐड करें तो अप्रोक्स आंसर आता है 289। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 3.12% से इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ है 1819 से कंपेरेटिव 1920 में जाके। तो अभी इसका फायदा क्या है कि इंडेक्स क्यों लेते हैं हम लोग। सी फॉर एग्जांपल एज अ टैक्स पेयर आपको टेबल, दिस टेबल जो मैंने बनाया ना वो आपका मेन फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंड करने में कंसेप्ट्स को। एज अ टैक्स पेयर हमारा साइकोलॉजी क्या रहता है कि हम जितना हो सके उतना इनकम कम बताए ताकि हम लोग को टैक्स कम भरना पड़े। तो अभी ये कंसेप्ट में अगर हम हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो सके ना उतना हम कम बताते हैं, बट गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स डाले कि हम कोई भी अनअकाउंटेड इनकम ना रख सके या कोई फ्रॉड ना कर सके। बट देखो हमारा एम ये रहेगा और गवर्नमेंट का भी एम ये रहेगा कि मैक्सिमम जो इनकम है वो उसको टैक्सेबल कर पाए लीगली। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि जितना हो सके उतना लो रहे एज फॉर टैक्स पर्पसेस। वरना तो अगर हम ज्यादा लो बताएंगे तो इनिशियली हमारा लॉस हो जाएगा अगर हम कम लेंगे तो ये रिजाइन्स ही ऐसे सेट हुए कि आप कुछ फ्रॉड ना कर पाओ। ओके, सो आपका एम ये रहेगा कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन कम रखे, एक्सपेंसेस तो नॉर्मल आपका एम ये रहेगा कि ज्यादा बताए तो क्या नेट कंसिडरेशन भी और कम है। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक ऐसा है जो आप बोलोगे कि जितना ज्यादा उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम आएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आपको टैक्सेबल होने वाला है, तो वो कम रहेगा तो आपको टैक्स कम भरना आएगा। मतलब समझो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम कंसिडर करते हैं 10 लाख, आप कैलसी पे मेरे साथ कैलकुलेट करोगे तो अच्छा रहेगा। 10 लाख में से मैं 1 लाख मेरा एक्सपेंसेस कंसिडर करता हूँ तो मेरा नेट कंसिडरेशन होगा 9 लाख। अभी मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मेरा 5 लाख रखूँ तो मुझे कैपिटल गेन टैक्सेबल आता है 4 लाख, ठीक है। बट उसी जगह पे अगर मैं मेरे वो 9 लाख में से मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रखूँ 6 लाख
फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से बढ़ा दिया तो मेरा कैपिटल गेन इधर कम हो गया, मतलब मुझे सिर्फ 3 लाख टैक्स आ रहा है, वेरएज उधर अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम बता रहा था तो मुझे 4 लाख टैक्सेबल आ रहा है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी इंडेक्स वाला पार्ट हम देखते हैं। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला में कि इंडेक्सेशन इसमें क्या रोल प्ले करता है। समझो आपने कोई असेट परचेज किया है इन द ईयर 2003-2004, ओके, एंड आप उसको सेल कर रहे हो इन द ईयर अभी 1920 में आपने उसको सेल किया कोई असेट को, तो आप क्या करोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझो अभी रखते हैं 5 लाख आपको मिला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस हुआ है आपका समझो 30,000, तो आपको 4,70,000 इज योर नेट कंसिडरेशन। अभी इंडेक्सेशन इसमें क्या रोल प्ले करता है, देखो अगर मैंने वो जमाने में वो असेट अक्वायर किया है फॉर एग्जांपल फॉर 1 लाख के लिए मैंने वो असेट अक्वायर किया था, तो अभी का जो वैल्यू है वो असेट का ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बढ़ गया रहेगा। अभी मैं वो सेम असेट परचेस करने जाऊं तो उसका वैल्यू अभी के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अब देख रहे हो कि एक साल में 3% बढ़ जाता है, तो इधर तो 2003-2004 की बात कर रहे हैं हम, और बीच में गैप है 1920, मतलब अप्रोक्सीमेट 15 to 16 ईयर्स का डिफरेंस आ गया, तो इन्फ्लेशन रेट तो बहुत इंक्रीज हुआ रहेगा उसमें। तो इसका हम लोग को एक बेनिफिट देता है गवर्नमेंट कि आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो, मतलब आप क्या करो 1920 का इन्फ्लेशन रेट इज 289 एंड 34 का, अभी मैं अप्रोक्सीमेट लेता हूँ, आपको एक चार्ट भी रहता है, यू कैन गूगल इट, आपको हर एक ईयर के इन्फ्लेशन रेट्स मिल जाएंगे। अभी समझो मैं इन्फ्लेशन रेट लेता हूँ एट 120 फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा 1 लाख का प्रेजेंट इन्फ्लेशन के हिसाब से मैंने जब परचेस किया था 3-4 में तब मुझे 1 लाख का पड़ा था, बट अभी इन्फ्लेशन को कंसिडर करके अगर मैं अभी परचेस करूं तो मुझे इसका कॉस्ट कितना पड़ता है, तो आप क्या करोगे 1 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाय 120, 289 इज द करंट ईयर अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो, एंड 120.34 का मैंने अज्यूम किया है एज इन्फ्लेशन रेट, एग्जैक्ट फिगर आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, तो आपको अमाउंट आता है अप्रोक्सीमेट 240,833, ये आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है कि हमने देखा कि 12 मंथ है, 24 मंथ है, 36 मंथ है, तो मैक्सिमम 3 इयर्स तक जाता है। इसके लिए हम इंडेक्सेशन को इतना उसमें कंसिडर नहीं करते हैं, बट लॉन्ग टर्म है, मतलब 12 मंथ से ज्यादा, 24 मंथ से ज्यादा, 36 मंथ से ज्यादा, जैसे कि हम लोग ने ये एग्जाम में होल्ड करके रखा था, या फिर कोई भी शेयर था उसको मैंने होल्ड करके रखा था, तो उसके कॉस्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, इसके लिए हम इंडेक्स लेते हैं। अभी आप इंडेक्स लोगे तब 4,70,000 जो आपको आया है नेट कंसिडरेशन, उसमें से आप 240,833 माइनस करोगे आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल आता है 2,29,167। बट अभी हम देखते हैं कि अगर हम इसके जगह पे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेना, जो हम लोग को एक्चुअल 3-4 में जो खर्चा हुआ था 1 लाख, तो मुझे 3,70,000 टैक्सेबल आ रहे हैं, मतलब मुझे ज्यादा टैक्सेबल आ रहा है कैपिटल गेन। और ये लॉजिकल भी नहीं है कि वो टाइम पे जो वैल्यू था अभी भी वही रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन एज वी डिस्कस के बढ़ता ही जाता है, इसके लिए हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। तो सबको समझा डिफरेंस के, हमारा एम है हमको क्या इंडेक्स क्यों लेना है एंड हमको नॉर्मल कब लेना है। तो किसी को तो आप अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप चैट सेक्शन में डाल दो अपना डाउट। सबको समझा ये कंसेप्ट कि इंडेक्स क्यों लेते हैं, नॉर्मल क्यों लेते हैं? कोई पार्ट रिपीट करना हो तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, बट प्लीज चैट सेक्शन में आप मुझे बोलो तो मैं समझ पाऊंगा। ओके ओके, कोई पार्ट ऐसा रिपीट करना हो, कोई भी पार्ट, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कुछ डाउट, इंप्रूवमेंट में कुछ डाउट, इंप्रूवमेंट तो जनरली आएगा नहीं, ठीक है ओके।
तो अभी मैंने आपको सब कंसेप्ट समझा दिया कि हम एज ए टैक्स पेयर हमारा एम क्या है, गवर्नमेंट ने हम लोग को क्या बेनिफिट्स दिए है, हम लोग को कौन से वे में उसको यूज करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है हमारे कैपिटल गेन का। अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स देखते हैं। देखो मैंने आपको बोला कि जो इंडेक्सेशन का बेस ईयर है, ओके, व्हाई देयर इज इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज वेल। ओके वरुण, यस आई विल एक्सप्लेन कि समझो अभी इम्प्रूवमेंट में मैं बात करता हूँ बिल्डिंग का। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि बिल्डिंग मेरा 10 लाख का है, उसमें मैं 2 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा हूँ और एक लिफ्ट बनाने का जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ और लिफ्ट बन रहा है मेरे बिल्डिंग में, ठीक है। वो समझो दो एक्सपेंडिचर मुझे हुआ है 2006 में फॉर एग्जांपल। अभी 2019-20 में मैं वो बिल्डिंग सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अभी मैं इन्फ्लेशन रेट कंसिडर करूँ तो देखो हर चीज में एक्सपेंडिचर बढ़ता ही है। तो समझो अभी लिफ्ट बनने में जो जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, इंजीनियर जो प्राइस है, वो कंपेरेटिव टू दैट 2005 to 6 जो ईयर था उससे लेके अभी के ईयर में उसमें भी डिफरेंस आ ही रहेंगे ना, कि मेटल का प्राइस इंक्रीज हो गया रहेगा, लिफ्ट में जो चाहिए हम लोग को इक्विपमेंट्स जो चाहिए उसका प्राइस इंक्रीज हो गया रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन एवरी ईयर उसका रेट बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेते हैं, तो हम लोग को एक एडवांटेज में लेके हम लोग का कैपिटल गेन उसमें भी हम लोग को कम टैक्सेबल आता है, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा उसमें डिडक्शन मिल सके। इंडेक्स लेते हैं तो हमारे पास्ट वैल्यू से प्रेजेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, इसके लिए हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लेते हैं। तो आपको समझा ये पार्ट? भावेक आगे बढ़ूं क्या? एक सेकंड ना, नहीं वो स्लाइड पे ही रहे, मुझे एक्सप्लेन करना है और। ओके वरुण, यू अंडरस्टूड? इसमें और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। चलो ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग को ये समझा है कि हमारा ये एम क्या है एज ए टैक्स पेयर और गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स डाले। अभी हम देखते हैं बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स वो शेयर्स रहते हैं जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस करता है, तो उसका हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले, क्योंकि बोनस शेयर सेल करेंगे तो हमको तो पैसा तो मिलेगा ही, जो मार्केट वैल्यू है शेयर का। मतलब फॉर एग्जांपल आपको नोट लेना हो तो आप नोट ले सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 100 शेयर्स आपके पास है एंड कंपनी अनाउंसेस अ बोनस ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड और एनी नहीं डेसिमल आ जाएगा, ओके। कंपनी अनाउंसेस 2 शेयर्स बोनस फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, मतलब हम लोग को बोनस में 100 into 2 डिवाइड बाय 5, मतलब हम लोग को 40 शेयर्स बोनस मिल रहे हैं और हम कुछ खर्चा नहीं कर रहे, कंपनी बस अनाउंस कर रहे हैं हम लोग को, क्योंकि हम इतने टाइम से कंपनी के शेयर होल्डर है, तो कंपनी बोनस शेयर्स अनाउंस किया हम लोग के लिए। तो 140 शेयर्स हो गए मेरे पास अभी नेट में, 140 शेयर्स है मेरे पास। अब मैं सेल करूंगा तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये बोनस के मेरे को फ्री है, तू मेरे से फ्री में ले ले, इसमें हमारा लॉस हो जाएगा, ओके। तो 140 शेयर्स है हमारे पास, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस पे हम बेचेंगे वो। हम लोग ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि 100 में से 40 मेरे बोनस थे तो इस पे तो पैसा मत दे, 100 पे मेरे को मार्केट प्राइस के हिसाब से पैसा दे, नहीं। तो इसमें हम लोग का अभी देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला आप लिख के रखोगे आपको सब कंसेप्ट एकदम इजीली समझ आ जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा हमारा, मैं कंसिडर करता हूँ कि शॉर्ट टर्म है, समझो ये शेयर्स लेस देन 12 मंथ्स होल्ड करके रखेंगे, तो फुल वैल्यू वही अमाउंट मार्केट प्राइस जो हम लोग ने बेचा है शेयर्स का और हम लोग को मिला है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो हो गया। एक्सपेंसेस हमारी ब्रोकरेज हो गई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी इसमें समझो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ दे आर रिसीव्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 ये डेट ही क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग ने इंडेक्सेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो मैंने आपको समझाया वो काउंट करने के लिए हम लोग ने बेस ईयर लिया है 2001-2002 जो 100 था जिसका। इसके लिए अगर हम लोग आफ्टर इनकर कर रहे हैं तो हम लोग कुछ कॉस्ट हमारा हो ही नहीं रहा है, इसके लिए हम नील लेते हैं। बट अगर हम लोग ने वो शेयर्स को ना पहले से ही होल्ड करके रखा था और हम लोग को 1 अप्रैल 2001 के पहले रिसीव हुआ था ये बोनस, तो फिर जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा ना वो शेयर का मार्केट प्राइस एज ऑन 1/4/2001 वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है। ये एक टाइप का बोल सकते हैं वो लोग के लिए डिसएडवांटेज है, जो लोग ने 1999 में शेयर्स परचेस किए थे, होल्ड करके रखे हैं, अभी वो बेच रहे हैं, तो लोगों का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगा। देयर शेयर्स आर रिसीव्ड बिफोर, सॉरी आई जस्ट डिसएडवांटेज नहीं, एक टाइप का एडवांटेज है कि
आप फेयर मार्केट वैल्यू लोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगा उससे। अगर आप 0 ले रहे हो तो डिसएडवांटेज किसके लिए? जो लोग को आफ्टर 1 अप्रैल 2001 इंकर हो रहे बोनस शेयर, और वो लोग जिसको पहले 1999 में परचेस कर रखे थे उनके लिए एक एडवांटेज है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उनका इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग को कैपिटल गेन कम टैक्सेबल आ रहा है। तो ये पार्ट में किसी को डाउट था बोनस में, मैंने भी एक्चुअली थोड़ा मेसअप कर दिया, बट किसी को डाउट रहेगा तो मैं वापस ये पार्ट क्लियर करवाता हूँ। कोई डाउट है बोनस वाले पार्ट में? ओके ओके ओके, तो अभी मूव करते हैं हम लोग राइट शेयर्स के बारे में। ओके, राइट शेयर्स के बारे में बात करते हैं। राइट शेयर्स क्या रहता है कि जो भी एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग रहेंगे ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के लिए एक्चुअली ईसॉप रहता है विच इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और स्वेट इक्विटी शेयर्स रहते हैं। राइट शेयर्स मतलब कंपनी पहले प्रेफरेंस दे रहा है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और बाद में वो मार्केट में जाके शेयर सेल कर रहा है। मतलब पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इन शेयर्स के लिए, एंड बाद में जो दूसरे ओपन मार्केट में वो शेयर्स इशू करेगा तो वो लोग बाद में सब्सक्राइब कर पाएंगे वो शेयर्स के लिए। तो भी राइट शेयर्स के लिए दो पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया है पार्ट को, कि सब्सक्रिप्शन मतलब समझो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि समझो मैं शेयर इशू कर रहा हूँ एक एम्प्लॉय को, समझो शिवम है, वो मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है या मेरा एम्प्लॉय है, उसको मैं शेयर इशू कर रहा हूँ राइट शेयर। तो सबसे पहले उसके पास ऑफर दिया मैंने, तो उसके पास राइट एंटाइटलमेंट है कि वो शेयर्स के एंटाइटलमेंट को अप्रूव करे, मतलब वो उसके लिए सब्सक्राइब करे, या तो वो राइट एंटाइटलमेंट को ओपन मार्केट में सेल भी कर सकता है। मतलब क्या होगा कि मैं शिवम को शेयर सेल कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं उसको राइट एंटाइटलमेंट है उसके पास, समझो एंटाइटलमेंट है उसके पास 20 शेयर्स का, तो 20 राइट शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 20 राइट शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करे इशू ऑफर खत्म हो उसके पहले, या तो वो उसका एंटाइटलमेंट किसी और को बेचे। मतलब आई चूज एनी रैंडम पार्टिसिपेंट के, समझो अभी राहुल है, तो शिवम क्या कर रहा है कि उसके जो 20 शेयर्स का एंटाइटलमेंट है ना, जो उसके पास राइट है वो शेयर के लिए सब्सक्राइब करने का, वो राहुल को सेल कर रहा है। वो सेल करेगा समझो एट ₹100 और ₹150 पर एंटाइटलमेंट। तो क्या कर रहे हैं, 20 शेयर्स का एंटाइटलमेंट है उसके पास, ही इज सेलिंग एट 150 पर एंटाइटलमेंट, तो उसको ₹3000 उसका इनकम हो रहा है। आपको जो आप कैलसी भी हैंडी रखो, कैलकुलेट करते जाओ। 20 शेयर्स का उसके पास एंटाइटलमेंट है, 150 में पर एंटाइटलमेंट वो सेल कर रहा है, तो उसको 3000 उसको इनकम हो रहा है। बट राहुल के लिए तो ये कॉस्ट हो गया कि राहुल ने ये कॉस्ट इनकर किया वो राइट शेयर्स का एंटाइटलमेंट खरीदने के लिए। मतलब अभी जो 20 राइट शेयर्स जो शिवम को एंटाइटल्ड था परचेस करने के लिए, वो अभी राहुल को मिल रहे हैं, राहुल एंटाइटल्ड है ये शेयर्स के लिए। तो ये शिवम ने जो किया ना, तो उसने रिनाउंसमेंट ऑफ राइट किया, मतलब उसने खुद का राइट किसी और को पास ऑन किया। ये पास ऑन के टर्म को बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर। तो शिवम बन गया रिनाउंसर, एंड राहुल जिसने शेयर्स परचेस एंटाइटलमेंट परचेस किया वो बन गया रिनाउंसी। अभी क्या होगा, राहुल ने एक कॉस्ट इनकर किया एंटाइटलमेंट परचेस करने का। अभी जब वो ये शेयर्स को, पहले शिवम वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं। ये जो 3000 शिवम को जो मिला ना राइट एंटाइटलमेंट सेल करके, वो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यूज के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों, शॉर्ट टर्म ही क्यों, क्योंकि ये जो राइट का ऑफर रहता है ना, वो जनरली इट इज लाइक कि थोड़े समझो 20 डेज के लिए है, 25 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए, इतना लंबा नहीं रहता है, थोड़ा प्रिस्क्राइब टाइम रहता है। उतने में ही आप हम लोग को बोल दो कि आपको राइट शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। इसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल होएगा शिवम को, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ दिस राइट एंटाइटलमेंट। तो 3000 ओके भाविक थोड़ा जोर से बोल। हाँ, जो 3000 रुपीज जो है शिवम को जो इनकर हुए है, जो उसका इनकम है, इट इज हिज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हिज राइट एंटाइटलमेंट। ओके, तो अभी ये शिवम वाला पार्ट क्लियर हो गया।
अभी हम बात करते हैं राहुल का पार्ट, कि राहुल जब ये शेयर जाके बेचेगा मार्केट में, तो उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा, मतलब उसको जो अमाउंट क्या मिलेगा, उसको वो अमाउंट मिलेगा जो वो मार्केट प्राइस पे जब वो सेल कर रहा है शेयर्स को, तो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। आप चाहिए तो अपना टेबल रेफर कर सकते हो, मैं अभी शॉर्ट टर्म की बात करूंगा। लॉन्ग टर्म आप समझ लेना कि अगर लॉन्ग टर्म है तो हम लोग को इंडेक्स अप्लाई करना है, अगर शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्स अप्लाई नहीं करना है। तो मैं बार बार इंडेक्स नहीं बोलूंगा, बट मैं अब बस इम्प्लाई कर लेना वो कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको पता चल गया कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो मैं शॉर्ट टर्म के बारे में बात करता हूँ। राहुल अपना क्या है, रिनाउंस ही है, अभी उसने वो शेयर सेल की है मार्केट में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो हो गया जो उसको अमाउंट मिला है वो शेयर्स के लिए, ओपन मार्केट में उसने सेल किया जो मार्केट प्राइस था वो। एक्सपेंसेस में अगेन हमारा ब्रोकरेज वाला पार्ट आ गया कि ब्रोकरेज उसने कुछ इनकर किया रहेगा, तो ब्रोकर को उसने जो अमाउंट पे किया रहेगा वो उसका हमको डिडक्शन मिल जाता है, तो हमारा राहुल के लिए वो नेट कंसिडरेशन है। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आएगा, देखो राहुल ने ना दो कॉस्ट इनकर की है। पहला तो उसने जब शिवम से राइट एंटाइटलमेंट खरीदा ना 3000 रुपीज में, वो भी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, क्योंकि उसने तो राइट एंटाइटलमेंट पहले उसने राइट्स लिए कि हाँ मैं ये शेयर परचेस कर पाऊंगा, मेरे पास राइट्स है ये शेयर्स को परचेस करने के, तो उसने वो राइट एंटाइटलमेंट पे खर्चा किया। प्लस जब कंपनी ने जब अपना सब्सक्रिप्शन डाला तो उसने कंपनी को भी कुछ पे किया रहेगा एज शेयर्स का प्राइस, तो वो टाइम पे जो उसने प्राइस इनकर किया रहेगा शेयर्स को परचेस करने में, प्लस उसने जो शिवम को पैसा दिया राइट एंटाइटलमेंट खरीदने में, वो उसका हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों कॉस्ट आ गए। तो ये पार्ट हमारा राइट शेयर्स के बारे में। किसी को कुछ इसमें डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, कोई भी पार्ट के रिनाउंसमेंट का मीनिंग या फिर क्यों ऐसा, कुछ भी आप पूछ सकते हो। गाइस कुछ भी डाउट है अनम्यूट करो, आप पूछ लो। Hi Bhavik, Yes. I just want to clarify. Can you hear me? Yes. Yeah. So for the renouncee, the cost of acquisition will be the purchase price paid by him to the person who's renouncing such rights. So in that case, Rahul जो पैसा pay कर रहा है to Shivam who's renouncing his right, that will be the cost of acquisition, right? नहीं, हाँ वो तो रहेगा ही, प्लस उसके साथ अभी सिर्फ उसने तो सिर्फ राइट्स दिए उसको, तो राइट्स तो उसने पैसा दिया राइट्स का, बट एक्चुअल में कंपनी को भी पैसा तो देना पड़ेगा ना शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा, so some money has to be given to the company also to हाँ मतलब 1500 रुपीज का जियो का एग्जांपल लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 1500 हम कंसिडर करते हैं उसका मार्केट प्राइस। तो अगर वो राइट शेयर इशू कर रहा है 1200 रुपए में, मतलब जो 1200 है ना वो भी राहुल को पे तो करना ही पड़ेगा ना शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में तो दो आ गए, एक तो कंपनी को दिया पैसा, प्लस जो उसने राइट रिनाउंसमेंट में जो पैसा दिया वो आ गया। Just one more clarification regarding the bonus shares. For all those bonus shares which are allotted before April 2001, we can opt for cost of acquisition as we can opt for fair market value as cost of acquisition, right? हाँ क्योंकि देखो 2000 के पहले जो था भी 2001-2 अपन ने ईयर लिया बेस कैलकुलेट करने के लिए 100, तो अगर हम उसके पहले जाए तो इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली कम होता जाता है वो साइड से, तो अगर हम वो ईयर का ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना, समझो 1992 का समझो शेयर्स है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो इतना कम आएगा कि मुझे कैपिटल गेन ज्यादा टैक्सेबल आएगा। राइट, मतलब वो जो टेबल है ना वो आप प्रिफर करोगे ना, उसमें आप प्लस माइनस का कैलकुलेशन एक बार समझ गए ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये कैपिटल गेन का पार्ट। हेलो, हाँ भाभी बोल। हाँ तो समझा आपको ये पार्ट के क्यों ऐसा हुआ बोनस शेयर्स वाले में? भाविक आई गेस उसका वॉइस क्लियर आ नहीं रहा है, मे बी यू वुड हैव अंडरस्टूड। हाँ वॉइस नहीं आ रहा है। नो वरीज Varun, in case if you have this doubt, okay, like, Varun got it. Okay, perfect. So I guess okay, I'll Varun has got it. Change the slide now. Yeah. एक मिनट है। हाँ yes, go on भाविक।
ओके ओके, सो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बोला था कि कैपिटल गेन इज गेन और लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। विद ट्रांसफर जो रहता है ना, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सो ऐसी थोड़ी चीजें हैं जिसको है ना सेक्शन 46 और 47 है ना, ऐसे सेक्शन है जिसमें वो लोग ने बोला है कि ये अगर ये ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये ट्रांसफर के डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, इसको हम लोग ट्रांसफर के डेफिनेशन में से निकाल देते हैं। सेक्शन 47 की हम लोग बात करते हैं, बट ये क्या है, एक्सेप्शन टू सेक्शन 47, मतलब ये एक्सेप्शन के लिए भी एक्सेप्शन है, मतलब इतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि इसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, वो कैपिटल गेन टैक्सेबल आ रहा है आपको, ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्सेबल आ रहा है ये इवेंट्स में। अगर समझो आपको कोई शेयर सिक्योरिटीज आपको ईसॉप के वे में मिला है, ईसॉप इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर मिले हैं, वो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को बाय वे ऑफ गिफ्ट और बाय इरिवोकेबल ट्रस्ट, इट कैन बी इरिवोकेबल ट्रस्ट को आप विल या कुछ कंसिडर कर सकते हो कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, बट प्रोवाइडेड आपको वो शेयर्स मिला है एज ईसॉप और एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। वो ऐसा शेयर्स रहता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इशू करता है एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस से थोड़े कम पैसे में एम्प्लॉयज को इशू करता है। और राइट शेयर में भी ऐसा ही था कि थोड़े कम प्राइस पे इशू होता है, ठीक है। तो अभी ईसॉप जो है, अभी एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, शिवम मेरा एम्प्लॉय है, मैंने उसको राइट शेयर्स इशू किए, तो उसको जो राइट शेयर्स मिले हैं ना, वो उसको टैक्सेबल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरीज में एक कंसेप्ट है परक्विजिट्स का, इट्स आर ऑल टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई एंड दे आर टैक्सेबल। थोड़े पार्ट ऐसे आते हैं जिधर वो एग्जेम्प्ट होते हैं, बट शेयर्स का है जो परक्विजिट वो टैक्सेबल होता है। और इसका भी मैं आपको सेक्शन बस रेफरेंस के लिए बोलता हूँ, इट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6। ये जो सेक्शन है, इसमें ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉय को टैक्सेबल होते हैं एट द अमाउंट विच इज फेयर मार्केट वैल्यू जो प्रिवेलिंग है। मतलब मैंने आपको बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू से थोड़े कम पैसे में मैं उसको दे रहा हूँ, तो समझो अगर फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर्स का 2000, मैं उसको दे रहा हूँ 1800 में इशू कर रहा हूँ ईसॉप, तो 1800 माइनस हो जाएगा, एक शेयर का मैं बात कर रहा हूँ, तो 200 रुपीज जो है ना अमाउंट, वो उसको टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम सैलरी वाले पार्ट में टैक्सेबल होगा उसको। मतलब शिवम ने मैं उसको ईसॉप दे रहा हूँ, मार्केट वैल्यू फिलहाल मेरा चल रहा है 2000, मैं शिवम को दे रहा हूँ 1800 में, तो 2000 माइनस 1800, 200 रुपए पर शेयर शिवम को टैक्सेबल हो जाता है एज इज इनकम फ्रॉम सैलरी वाले पार्ट में, वो उसके सैलरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉय है इसके लिए। अभी समझो अभी दूसरे पार्ट में मैं शिवम को शेयर्स दे रहा हूँ, उसने परचेज कर लिए, सैलरी वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अभी वो यही शेयर्स है ना ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ, देखो 3 चीज में ट्रांसफर कर सकता है, बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ गिफ्ट और इरिवोकेबल ट्रस्ट और विल। 3 वे में वो किसी को दे सकता है। समझो अभी मैं पार्टिसिपेंट्स में से ही किसी एक को चूज करता जाता हूँ। समझो भूमि, समझो शिवम ने अभी भूमि को शेयर सेल किए, मतलब वो उसको गिफ्ट या कुछ नहीं, कुछ कंसेशन या कुछ नहीं दे रहा है, नॉर्मल मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको भूमि को शेयर सेल कर रहा है, तो शिवम को कैपिटल गेन टैक्सेबल आएगा। अभी इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लेंगे, अगेन हम अपना टेबल रिफर करते हैं, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझो वो टाइम पे मार्केट प्राइस चल रहा है 2100, एक ही शेयर का मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, 2100 पे उसने भूमि को शेयर सेल किए, तो उसको 2100 मिले, इट इज शिवम्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एक्सपेंस उसने इनकर किया समझो 20 रुपीज ऑन ब्रोकरेज, तो 2100 में से मैं 20 निकाल देता हूँ, मेरा नेट कंसिडरेशन हो जाता है 2080 रुपीज। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग ने देखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था हमारा, जो उसने फेयर मार्केट वैल्यू था ना, जिस दिन पे एम्प्लॉयर ने मेरे को पैसा दिया ना, फेयर मार्केट वैल्यू क्या था मेरा 2000 रुपीज था जब मेरे को एम्प्लॉयर ने शेयर इशू किया था, तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाता है। अगेन आई सेड के इंडेक्स में बात नहीं करूंगा, इंडेक्स रहेगा तो आपको वो हिसाब से कैलकुलेशन करने पड़ेगा इन लॉन्ग टर्म, मतलब आपको इंडेक्सेशन का इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से करना पड़ेगा। सो मैं अभी फिलहाल तो खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलता हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा।
ठीक है। तो 2080 में से मैं 2000 जो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू था वो मैं निकालता हूँ, तो मेरे को 80 रुपीज जो है ना वो टैक्सेबल आता है शिवम को, क्योंकि वो उसने वो शेयर सेल किए है इसके लिए। तो सबको समझे, सेल वाला पार्ट समझा, और एम्प्लॉयर ने जब रिसीव किया वो वाला पार्ट समझा। उसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप अनम्यूट करके पूछो। ओके ओके, सो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पार्ट भी समझ गया, और एम्प्लॉयर ने जब वो परक्विजिट सेल किया, वो शेयर्स जो उसको मिला था वो सेल किया, तो वो वाला पार्ट भी समझ गया, ठीक है। और ये जो मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेता हूँ ना, वो तो जो मेरा मार्केट प्राइस पे सेल हो रहा है वो, बट मैं जो ये लेता हूँ ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच आई एम टेकिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ परक्विजिट, इट इज डिटरमाइन, उसको सेक्शन कवर होता है 49(2)AA, बट ठीक है अभी सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, इट इज नॉट मटेरियल, बट मैं बस रेफरेंस के लिए बोलता हूँ। ओके, अभी सेकेंड पार्ट, वो उसको एज अ गिफ्ट सेल कर रहा है, वो जो भी शेयर है तो एज अ गिफ्ट दे रहा है, मतलब फॉर इनअप्रोप्रिएट कंसिडरेशन, मतलब वो कोई फैमिली मेंबर को दे रहा है या फिर उसके सन को या किसी को भी, वो उसको दे रहा है एज अ गिफ्ट, तो भी कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेम फेयर मार्केट वैल्यू, बट ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट हो जाएगा। मतलब समझो शिवम ने शेयर्स लिए 2005-6 में, वो शेयर्स को एज अ गिफ्ट खुद के सन को दे रहा है इन द ईयर ऑफ 2016-17, तो 16-17 पे जो फेयर मार्केट वैल्यू था ना शेयर का, वो उसका कॉस्ट ऑफ वो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? ये देखो, अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर हम नील ले लेना तो वो ऐसा ही करेगा कि उसके माइनर सन को दे देगा एवरी ईयर, जब भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन रहेगा अपने सन को एज गिफ्ट ट्रांसफर कर देगा। तो अभी उसका सन तो माइनर है, तो उसको तो कोई इनकम टैक्सेबल आती नहीं है, तो ऐसे वो कैपिटल गेन को टैक्स से बच सकता है। बट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कैपिटल गेन वो टाइम पे भी तो गिफ्ट दे रहा है तो भी टैक्सेबल है कैपिटल गेन, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो वही लेगा जो तेरे को फेयर मार्केट वैल्यू था ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, एंड जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो तो सेम रहेगा जो परक्विजिट के टाइम पे हम लोग को एम्प्लॉयर से मिला था, और फेयर मार्केट वैल्यू था शेयर का, वो हमारा ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर बाय विल दे रहा है, मतलब अगर वो विल जनरली ऐसे बनाते कि एकदम एजेड लोग हो गए कि मेरे बाद जो मेरा प्रॉपर्टी रहेगा सब इसको मिलना चाहिए, तो ये विल जब वो बना रहा है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 3। ये 47 क्लॉज 3 का एक एक्सेप्शन था। तो ये जो तीन थे, एक एम्प्लॉय को मिल रहा है वो, एंड एम्प्लॉय जो 3 वेज में ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स को वो, उसमें टैक्सेशन का एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये था। तो किसी को ये तीन में से कोई पार्ट नहीं समझा तो आप बोलना, एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी है, बट किसी को नहीं समझा रहेगा तो बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ विथ नंबर्स और एग्जांपल्स के साथ चाहिए तो। हेलो, कुछ रहेगा तो आप एक्सप्लेन पूछ सकते हो, मैं वापस आपको एनी डाउट? गाइस कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। So in case of will, there will be no taxation, right? Yes, in case of will, there will be no taxation. और विल में भी टैक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कुछ कंसिडरेशन या कुछ ले नहीं रहा है उससे, क्योंकि उसको खुद को विल जनरली देखो पब्लिक तभी बनाता है जब एकदम उसका एज हो गया हो कि मेरे बाद मेरा जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो सब इसको ट्रांसफर हो जाए, इसीलिए वो विल बना रहा है। तो विल के टाइम पे ये टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं आता है। ओके हाँ, ये कंसेप्ट में मुझे चाहिए कि आप थोड़ा पेपर पेन वर्क भी करो, एंड कैलकुलेटर भी चाहिएगा। एंड वरुण, योर पार्ट के आपने बोला था कि शेयर्स को ये क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड को, अगर यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन अगेन कि कैपिटल एसेट था या स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट था?
बिकॉज दोनों वेज में होता है। तो अब वापस पूछ सकते हो एक बार, वेट अ मिनट, कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ओके, सो वो कंसेप्ट भी मैं साथ में कवर करता हूँ ये कन्वर्जन के साथ। ठीक है, अभी डिवेंचर्स या बॉन्ड्स वो अगर हम इनटू शेयर्स कन्वर्ट करते हैं तो आई नीड कि आप लिखो मेरे साथ। समझो आपके पास एक डिवेंचर है जिसका फेस वैल्यू है 100 एंड जिसका अभी आपको कॉस्ट पड़ा था 150 रुपीज। ठीक है, एक डिवेंचर फेस वैल्यू 100, कॉस्ट था उसका 150 रुपीज। अभी समझो वो डिवेंचर था मेरे पास ऑन एनी डेट, सपोज 10th जुलाई 2019 या एनी विच वे, वो आप कोई भी डेट अज्यूम कर सकते हो। वो अभी कन्वर्ट हुआ, समझो 1 साल के बाद कन्वर्ट हुआ इनटू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ वो डिवेंचर जिसका फेस वैल्यू एक इक्विटी शेयर का 100 है और कॉस्ट मार्केट वैल्यू अभी फिलहाल है 150। मतलब जितना मार्केट वैल्यू रहेगा वो हिसाब से हम लोग को कन्वर्जन होगा इक्विटी शेयर का, डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा वो हिसाब से। और समझो कि ये जो इक्विटी शेयर्स है ना वो मैंने सेल कर दिए। एक डिवेंचर, इसी हमारा एग्जांपल क्लियर होना चाहिए, एक डिवेंचर जिसका फेस वैल्यू है 100, कॉस्ट है 150, इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और 2 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू इज 150 ईच। अभी आप क्या कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स को कोई पर्टिकुलर ईयर या थोड़े टाइम के बाद सेल कर रहे हो। तो जब आप इक्विटी शेयर सेल कर रहे हो ना, तब इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है ना वो 220 ईच है। तो आपको पैसा कितना मिलेगा, 2 शेयर है, 220 रुपीज ईच प्राइस है, तो आप सेल कर रहे हो तो आपको 440 रुपीज मिल रहा है एक इक्विटी, सॉरी ये इक्विटी दोनों शेयर सेल करने के बाद। अभी इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेंगे, एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी रहेगा नेट कंसिडरेशन, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मेन क्वेश्चन आता है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे इसमें। सी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। यस यस तेजस, करेक्ट, 150। अभी क्यों 150, ये क्वेश्चन आता है। सी, जब हम लोग के पास डिवेंचर था ना, तो डिवेंचर पे हम लोग ने कॉस्ट इनकर किया है 150 रुपीज का, और जब हम लोग का डिवेंचर्स कन्वर्ट हो रहा है ना इक्विटी शेयर्स में, तो बस हम लोग का पोजीशन चेंज हो रहा है फ्रॉम अ डिवेंचर होल्डर टू एन इक्विटी शेयर होल्डर। हम लोग का कुछ पैसा नहीं जा रहा है, हम लोग को बस कंपनी बोल रहा है कि 150 रुपीज आपको देने का था, अभी हम लोग आपको इक्विटी शेयर इश्यू कर देते, इसका भी वैल्यू 150 रुपीज ईच है। ठीक है, तो ये जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए आपके डिवेंचर। अभी हम लोग बात करते हैं कि कॉस्ट डिवेंचर का क्यों ले, क्योंकि हम लोग ने कॉस्ट तो तभी इनकर किया है, कन्वर्जन के टाइम पे हमारा कुछ कॉस्ट नहीं हुआ है। हम लोग का बस क्या बोलते हैं, ये पोजीशन चेंज हुआ है फ्रॉम अ डिवेंचर होल्डर टू एन इक्विटी शेयर होल्डर। इसके लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं एट द कॉस्ट विच वी हैव अक्वायर्ड डिवेंचर्स। And same is the case when preference shares are converted into equity shares. और preference shares जब equity shares में convert होते हैं तब सेम हम लोग cost of acquisition वही लेते हैं जो preference shares को हम लोग ने जो cost incur किया था वो। तो किसी को ये पार्ट में कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। भाविक, इसको वैसे ही रखना है कि चेंज करना है? नहीं, किसी को डाउट रहेगा तो नो डाउट। ओके ओके, ठीक है। अभी वो जो वरुण ने जो क्वेश्चन पूछा था कि कैपिटल एसेट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सपोज तुम्हारे पास एक कैपिटल एसेट है इन द ईयर 2005-2006, जिसपे कैपिटल एसेट पे तुम लोग ने कॉस्ट, वो कैपिटल एसेट को अक्वायर करने के लिए तुम लोग का कॉस्ट हुआ था 5 लाख। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, तुम लोग समझो इन द ईयर 2010-11, अब कुछ ये तो लिखते जाओ मेरे साथ तो इजी पड़ेगा। 10-11 में
आप आपको क्या चाहिए कि, और ये कैसे केसेस में होता है पता है कि स्टॉक हम लोग का कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है जो मैंने अक्वायर किया था फॉर 5 lakhs एज कैपिटल एसेट, मतलब तब मेरा नेचर ये था कि मैं बस इसको होल्ड करके रखूंगा, बाद में सेल कर दूंगा तो मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा इस पे और वही मेरे को टैक्सेबल आएगा। बट बाद में ना थोड़े साल के बाद है ना मैं बिजनेस ही चालू कर देता हूँ, लाइक कुछ भी लैंड एंड बिल्डिंग ही मैं डीलर बन जाता हूँ एक, और लैंड एंड बिल्डिंग ही सेल करने का चालू कर देता हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में चला गया या कोई भी लाइन में चला गया, तो मेरा अभी ये बिजनेस हो गया। तो ये जो लैंड मैंने अक्वायर की थी ना, वो टाइम पे मैं बिजनेस में नहीं था, वो टाइम पे बस वो मेरा कैपिटल असेट था, बट बाद में मैंने ये बिजनेस में ही एंटर हो गया, तो ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो गया कि मेरे को बस इसको और स्टॉक इन ट्रेड का हम लोग ने जैसा डेफिनेशन देखा, तो हम लोग का इंटेंशन यही रहता है कि हम लोग उसको सेल कर दे, फटाक से परचेस करे सेल करे। बट लैंड में तो ऐसा नहीं हो सकता कि परचेस सेल, हमारा बिजनेस बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें, तो स्टॉक इन ट्रेड नेचर यही रहता है कि फटाफट से जितना हो सके सेल होता जाए। तो ये हो गया हमारा स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट इन द ईयर 2010-11, और तब है ना वो जो लैंड का वैल्यू था ना वो हो गया 20 lakhs। तो क्या हुआ 2005-06 में लैंड का वैल्यू था 5 लाख, 10-11 में लैंड का वैल्यू था 20 lakhs, तो डिफरेंस कितना आता है 15 lakhs। 15 lakhs का मुझे, और ये क्या हो रहा है कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल गेन, बट मेरे को ये जो 10-11 ईयर है ना उसमें टैक्सेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या है कि जब मैं स्टॉक इन ट्रेड को सेल करूंगा ना, मैं सेल करता हूँ समझो इन द ईयर 15-16 में मैं ये स्टॉक इन ट्रेड को सेल करता हूँ, और मैं सेल करता हूँ फॉर 25 lakhs। तो अभी जो 15-16 ईयर है ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 15-16 में मैंने 25 लाख में वो जो लैंड था उसको सेल कर दिया, जिसका वैल्यू था 20 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू था ऑन द डेट ऑफ 10-11, जिसका वैल्यू था 20 लाख 2010-11 ईयर में, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हम लोग ने डिस्कस किया कि स्टॉक इन ट्रेड जब भी सेल होता है ना तो पीजीबीपी में जाता है वो इनकम, क्योंकि हमारा बिजनेस वो हो गया है अभी कि मेरा बिजनेस हो गया कि लैंड एंड बिल्डिंग में डीलर बन गया हूँ, मैं लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर रहा हूँ। तो ये जो 25 lakhs था वो मेरा, मुझे पैसे मिले 25 lakhs मैंने सेल किए तो मिले, और फेयर मार्केट वैल्यू था 20 lakhs वो टाइम पे, तो मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो गया 5 लाख। ये एक एस्पेक्ट हो गया हमारा 15-16 में। अभी 15-16 में ही कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा हमको। 5-6 में 10-11 में हम लोग ने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया है जो हम लोग ने 5-6 में परचेस किया था, बट तभी कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और इसका सेक्शन भी मैं आपको बोल दूं, इट इज सेक्शन 47 क्लॉज 10। सो सॉरी, इट इज नॉट 47 क्लॉज 10। जब भी स्टॉक इन ट्रेड या कुछ भी कन्वर्ट होता है इट इज 47 मिनट, यस सेक्शन 47 में ही कवर होता है ये, बट क्लॉज एक्चुअली मुझे परफेक्टली अभी फिलहाल याद नहीं है, बट सेक्शन 47 वाले पार्ट में ये होगा कि जब भी कन्वर्जन होएगा तब ये पार्ट होता है। अभी हम लोग कैपिटल गेन का बात करते हैं या जानवी टेल। सो अभी जो तूने 20 lakhs का जो 10-11 में था वो 15-16 में अब एक्चुअल नाउ यू आर अ ट्रेडर लाइक दैट दोज आर योर असेट्स। तो जो 10-11 से मैं ट्रेडर बन गया। हाँ, तो 10-11 से ट्रेडर बन गया, अब तो 15-16 ईयर में है, तो अब वो अमाउंट तेरा 25 lakhs का है, अब तेरा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू मैं सेल कर रहा हूँ 25 हाँ वही lakhs तो तेरे को टैक्स जो तू टैक्स पे करेगा वो अमाउंट क्या पे करेगा फिर तू, लाइक बिकॉज 25 लाख में से 20 लाख जो फेयर मार्केट वैल्यू था हाँ वो डिडक्ट हो जाएगा तेरा, क्योंकि हाँ, वो तेरा बाइंग प्राइस था। हाँ वो मेरा एक्चुअली बाइंग ऐसे बोल नहीं सकते, हाँ, बट कन्वर्जन हाँ तो वो जो 5 लाख का जो अमाउंट है ना वो मेरे को पीजीबीपी में जाएगा, क्योंकि मेरा एक बिजनेस हो गया ये अभी हाँ, सेल तो करने का। तेरा टैक्स 5 lakhs पे लगेगा ना, मतलब फिर तो हाँ बट हाँ अभी मैं इसमें कैपिटल गेन वाला पार्ट भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा। क्योंकि अपने को 5, 6, 10, 11 में जब कैपिटल एसेट कन्वर्ट किया है और उस पे जो फेयर मार्केट वैल्यू मिला है 20 लाख का, वो अपन ने किधर टैक्स नहीं किया है,
और गवर्नमेंट तो भाई देख छोड़ता नहीं है कभी भी, तो वो कैपिटल गेन भी अभी पकड़ेगा 15-16 ईयर में। जब मैं पूरा कैलकुलेट करके फिर टैक्स कैलकुलेट करेगा, लाइक एवरीथिंग, लाइक पहले से जो भी था उस पे। हाँ टैक्स तो अभी देख, टैक्स का असेसमेंट तो सब तेरे अलग अलग, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया, तेरा अदर सोर्सेज का इनकम हो गया, हाँ मतलब तेरा टोटल पे ही कैपिटल गेन होता हो है। गया। या आई गॉट इट। हाँ हाँ बट जो शेयर्स का पार्ट रहता है ना, वो मैं आगे बताऊंगा, उस पर अलग रेट्स रहता है, वो भी अच्छा कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ आगे। ओके ठीक है। Bhavik, so अभी cost of acquisition is practically useless when you convert your capital asset into stock of trade, right? So that in that case, we don't consideration no, 2005. Is it Varun? Sorry? Varun, you are speaking? हाँ वरुण, Yeah, या yeah. भाविक। हाँ वेट वरुण, मैं अभी कैपिटल गेन वाला पार्ट बताता हूँ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किधर रोल प्ले करता है। देख अभी 15-16 में कैपिटल गेन वाले पार्ट पे आते हैं हम। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा हमारा, जो फेयर मार्केट वैल्यू था 10-11 में, क्योंकि 10-11 में हमारा कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया हमारा 20 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर समझ मैं 1 लाख लेता हूँ, मैंने कोई समझना किसी ब्रोकर से या किसी से भी कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ, मेरा कन्वर्जन का एक्सपेंसेस कुछ भी हुआ, वो मैं 1 लाख लेता हूँ, तो समझ 19 लाख मेरा नेट कंसिडरेशन हुआ। अभी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, वो हो जाएगा 5 लाख, क्योंकि 5 लाख में मैंने वो कैपिटल एसेट 2005-06 में अक्वायर किया था, और अभी इसमें क्या होएगा 10-11 में बेच रहा हूँ, मतलब हमारा लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा था 24 मंथ्स के क्राइटेरिया में, मतलब अभी मेरे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वो, तो हम लोग को इंडेक्सेशन भी लेना पड़ेगा। 5 लाख इंटू 2010-11 का जो इंडेक्स था अपॉन 2005-06 का जो इंडेक्स था, वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाता है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, और बाद में जो बैलेंस अमाउंट बचेगा ना, वो मुझे टैक्सेबल होएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो रोल प्ले करता ही है, क्योंकि तूने असेट अक्वायर किया था 2005-06 में फॉर 5 लाख, और बाद में तूने कन्वर्ट किया, तो तेरे को 20 लाख जो था वो तेरे को फेयर मार्केट वैल्यू जो था वो तेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, उतना तेरे को मिला ये असेट को कन्वर्ट करके, बट कॉस्ट तो रहेगा ही ना, 5 लाख का तूने उस पर इंकर किया था कॉस्ट, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी तेरे को मिल जाएगा, क्योंकि तू 24 मंथ्स के बाद कन्वर्ट कर रहा है असेट को। तो समझा ये पार्ट? So you're saying कि whenever we convert from capital asset to stock in trade, COA has to be taken, it has to be deducted when you convert हाँ, it, क्योंकि right? I mean, क्योंकि ये जो 5 लाख है 2005-06 में तेरा कॉस्ट है ना, तूने कोई समझ ना, तूने किधर से लैंड परचेस किया 2005-06 में 5 लाख के लिए, तो जो 5 लाख है वो तेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, और इन केस अगर तेरा वो खुद का लैंड है तो फिर तो वो पर्सनल इफेक्ट्स में आ गया, जो मैंने डेफिनेशन में बोला कि 4 चीज एक्सक्लूडेड है कैपिटल एसेट में से, तो फिर वो तो उससे तो तेरे को कैपिटल गेन होएगा ही नहीं, अगर तू खुद का ही लैंड बेच रहा है तो वो बाद में हाउस प्रॉपर्टी या जो भी रहेगा ईफोस या वो दूसरे हेड में चला जाता है फिर। yeah, but regardless of whether or not you sell it or not, but on the date when the conversion takes place, COA has to be deducted, right? In short, we can say that. नहीं, कन्वर्जन के डेट पे है ना, कन्वर्जन के डेट पे तेरे को कोई टैक्स इम्प्लीकेशन आएगा ही नहीं, नो टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन कन्वर्जेशन डेट, ओनली व्हेन दैट कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, वही ईयर में तेरा कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा, और वही ईयर में तेरा पीजीबीपी भी टैक्सेबल होगा। Okay, conversion, so जब कन्वर्जन हो रहा है, if I stole that stock in trade in 2015-16, then when I calculate my COA, तो इंडेक्सेशन में फिर उस 2005 और का अच्छा 10-11 मैं 10-11 और 5-6 का लूंगा, क्योंकि उसके बाद तो मेरा कैपिटल एसेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, स्टॉक इन ट्रेड बन गया है वो। राइट। तो मैंने बोला ना 5 लाख इंटू 10-11 का इन्फ्लेशन इंडेक्स अपॉन 5-6 का इन्फ्लेशन इंडेक्स। ओके हाँ, तो देख ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अभी शिवम नेक्स्ट स्लाइड। यस, एक सेकंड ना, कुछ डाउट रहेगा किसी को ये पार्ट में भी तो बोलना, मैं समझाता हूँ। भाविक ओके अभी वेंचर्स बॉन्ड्स, हाँ ये वाला ओके। हाँ स्टार्ट विद इट भाविक। कोई ये पार्ट में कुछ डाउट रहेगा तो बोलना, कन्वर्जन वाले पार्ट में, या फिर कुछ भी आपको दूसरा रहेगा आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, आप अनम्यूट करके पूछ।
ठीक है, अभी हम लोग रेट्स का बात करते हैं। रेट्स का बात करते हैं। देखो क्या होता है, शेयर्स है ना, दो वे में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। एक तो थ्रू द स्टॉक मार्केट, अदर यू कैन गो ऑफ मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट, थ्रू स्टॉक मार्केट का मीनिंग क्या है कि आप रिकॉग्नाइज जो एक्सचेंज है जैसे एनएससी है, बीएससी है, उसके थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो। मतलब आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हो। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में आगे के कंसेप्ट है एक, वो एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज अ स्मॉल कंसेप्ट, तो वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं बाद में। तो समझो, अभी के लिए आप ऐसा समझो कि अगर आप थ्रू स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हो ना आप, ओके आई विल इंक्रीज द वॉल्यूम। अगर आप थ्रू स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हो ना आप, तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आप अभी के लिए बस ये अज्यूम कर लो कि आपको पे करना है। अज्यूम नहीं, मतलब पे करना ही है। आगे उसका कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर आप थ्रू स्टॉक मार्केट, अभी ऑफ मार्केट का बात करते हैं। ऑफ मार्केट ट्रेड्स है ना, ऐसा होता है कि जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है ना, उस पर दिखता नहीं है कि इसने ये ट्रेड किया। आपके ब्रोकर को दिखता नहीं है, बट आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, उसको दिखेगा। अभी थोड़े थोड़े केसेस में ऐसा होता है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और ब्रोकर एक ही बंदा रहता है, तो आपको दिख जाता है। बट ऑफ मार्केट ट्रेड्स कैसा होता है कि आपको थोड़ा सीक्रेसी रखना है, कि आपको नहीं बताना है कि ओपन मार्केट में कि मैंने ये ट्रेड किया। आपके ब्रोकर को नहीं बताना है, सीक्रेसी रखना है। किसी को कुछ गिफ्ट देना है या कुछ करना है, तो आपके आपके आपका बराबर रीजन भी जस्टिफाइड होना चाहिए ऑफ मार्केट ट्रेड करने के लिए। समझो मैं हूँ, शिवम मेरा ब्रोकर है फॉर एग्जाम्पल। मेरे को नहीं बताना है शिवम को कि मैं 10 लाख शेयर एक्वायर कर रहा हूँ, कोई बड़ा बड़ा ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को नहीं बताना है, वो मेरे ब्रोकर को नहीं बताना है। शिवम मेरा ब्रोकर है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट समझो मेरा बैंक है, मेरे बैंक में मेरे डीमैट अकाउंट्स जो रहते हैं वो हैंडल होते हैं। तो ये ऑफ मार्केट ट्रेड हो गया। मुझे ना एक डीड बनाना पड़ता है उसके लिए, कि मैं रीजन देना पड़ता है कि मैं ऑफ मार्केट क्यों जा रहा हूँ, कि बड़ा ट्रांजैक्शन है, मुझे डिस्क्लोज नहीं करना है, या मैं कोई गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो गया, और ये किधर भी रिकॉर्ड नहीं होगा स्टॉक मार्केट का जो है ना। और आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा, बट आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक सर्विस है। ऑफ मार्केट टाइप पे एक सर्विस हो गया आपको बैंक के तरफ से, कि हाँ हम लोग आपको अलाउ कर रहे हैं, बट आपको जीएसटी बाद में इस पे करना पड़ता है, वो जो भी रेट रहेगा उसके हिसाब से। एंड तो आपको ये हो गया, ये डिफरेंस क्लियर हो गया, थ्रू स्टॉक मार्केट क्या हो रहा है और ऑफ मार्केट ट्रेड क्या हो गया। ऑफ मार्केट यू कैन से कि आपको सीक्रेसी रखना है, ठीक है। अभी थ्रू स्टॉक मार्केट अगर आप ट्रेड कर रहे हो शेयर्स, मतलब आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हो। एंड अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप इनकर कर रहे हो कोई भी शेयर पे, तो आपको वो 111A सेक्शन आ जाता है। 15% रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख में आपने शेयर सेल किए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 1 लाख है, वो टेबल के हिसाब से 1 लाख, उस पर 15% टैक्स पेबल आएगा, विच इज 15,000। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A हो जाएगा। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये पार्ट मुझे चाहिए कि आप लिखोगे तो आपको बेटर रहेगा कि इसका एक्चुअली इट इज रिलेटिंग विद सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वाला पार्ट ऑल्सो। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्यों, कि ये लोग ने ऐसा 10% ऑन अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख क्यों लिया। देखो शेयर्स कैसा रहता है कि जनरली कोई अच्छा स्क्रिप्ट रहेगा या कोई अच्छा कंपनी का शेयर्स रहेगा, तो पब्लिक डिजायर करता है कि हाँ यार हम ये शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए जाते हैं। मतलब 12 मंथ से ज्यादा वो लोग सोचते हैं होल्ड करने का। बट थोड़े शेयर ऐसे हो गए कि नहीं इसमें अभी स्कोप नहीं लग रहा है, तो वो लोग सेल कर देते हैं शॉर्ट पीरियड में। मतलब वो लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। बट इनकेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, आपको 1 लाख के ऊपर आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इट इज टैक्सेबल एट 10% अमाउंट। मतलब समझो आपको आया 1,50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसमें से 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, मतलब आप 1 लाख माइनस कर दो, 50,000 रुपीज पे आपको टैक्सेबल होगा 10% पे, मतलब 5,000 आपका टैक्सेबल होगा। अभी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो इसमें वही लेंगे जो हम लोग मार्केट प्राइस पे जो शेयर को सेल कर रहे हैं, वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। एक्सपेंसेस ये हो गए जो ब्रोकरेज के थे, वो बचा हमारे लिए नेट कंसिडरेशन। अभी उसमें से हम माइनस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म है ये, इसके लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। बट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए भी पहले एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉस्ट कितना था, बाद में उस पर आप इंडेक्स का इफेक्ट लगाओगे। तो
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, ये पार्ट आप लिख लो खाली, आपको चाहिए तो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, दो पार्ट बना लो। एक पार्ट में लिखो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना था वो जब मैंने वो शेयर्स को अक्वायर किए, तब मैंने कितना कॉस्ट इनकर किया था, वो मेरा एक्चुअल होगा। दूसरे पार्ट में दो चीज आएंगी, एक तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January 2019, हम लोग का प्रीवियस ईयर 1920 है, तो हम 31st January 2019, 31st January क्यों, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो ये पार्ट भी अच्छे से समझ जाएगा। अभी बस आप एक नोट रख लो इसका, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January 2019 और सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस कितना था, मतलब मैंने एक्चुअली कितने में अक्वायर किया था, बंदे ने मेरे को कितने में सेल किया था, वो मैं कंपेयर करूंगा। और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January 2019 है, उसमें से जो लोअर है ना, दोनों में से जो कम आ रहा है वो मैं लूंगा, उसको मैं मेरे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ कंपेयर करूंगा, और दोनों में से जो हायर आ रहा है ना, वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। उसके बाद में मैं इंडेक्सेशन लगाऊंगा। तो ये पार्ट एक्चुअली था थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट आप लिखोगे ना तो आपको ये पार्ट इजीली समझ जाएगा। और ये डेट्स और ये सब का रीजन भी मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। तो ये पार्ट हो गया हमारा ऑन मार्केट ट्रेड, जो भी हो रहा है वो। सॉरी बट कैन यू प्लीज रिपीट द सेम। ओके, दैट पार्टीशन वाला पार्ट तेजस, कि कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला पार्ट और द एंटायर पार्ट। पार्टीशन, ओके। देख, cost of acquisition you write on one page, it would be more easy for you. cost of acquisition लिख एक पेज पे, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर, दो ब्रांचेस बना। एक पार्ट में लिख एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं नंबर्स के साथ देता हूँ ये एग्जांपल तो ज्यादा इजी पड़ेगा। और एक ब्रांच में लिखा तूने एक्चुअल, दूसरे ब्रांच में तू लिख रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January 2019, और वही ब्रांच के नीचे फेयर मार्केट वैल्यू पार्ट के नीचे तू लिख रहा है सेलिंग प्राइस। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st Jan 19, वो तू उसका क्या बोलते हैं, तू गूगल करके या कुछ भी तू ट्रेस कर रहा हो प्राइसेस, तो वो तू कर सकता है। और वो तो गवर्नमेंट का जो रहेगा वो भी तेरे को प्रोवाइड करेंगे, बोलो कि ये डेट पे इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, तेरे को मिल जाएगा वो किधर से भी। ओके। उसके साथ तू कंपेयर कर रहा है सेलिंग प्राइस को, मतलब मैंने सेलिंग प्राइस क्या था वो शेयर का, कि तेरे को शेयर कितने में बेचा गया है, ये एफएमबी के साथ, राइट? हाँ, एफएमवी के साथ कंपेयर होगा सेलिंग प्राइस, कि वो शेयर तेरे को कितने में बेचा गया है। ओके। उसमें से अभी समझ फेयर मार्केट वैल्यू है 150 रुपीज और सेलिंग प्राइस है समझ 100, तो दोनों में से जो लोअर है ना, मतलब 100 लोअर है, वो तू लेगा एक साइड पे। अभी वो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो तूने ब्रांच बनाया था ना, हाँ, उस पे तो जा, उस पे सेलिंग प्राइस लिख 100 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब तूने अक्वायर कितने में किया था। अभी इस पे इंडेक्सेशन वाला पार्ट भी आ जाता है। अभी समझ तूने अक्वायर किया था वो शेयर्स को 200 रुपीज में, तो अभी 100 और 200 से जो हायर है ना 200, वो तेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। उस पे तू इंडेक्सेशन का बेनिफिट, मतलब इस पे तू इंडेक्सेशन का जो कैलकुलेशन रहेगा वो तू करेगा। और ये एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों ना, वो भी मैं समझाता हूँ आगे वाले स्लाइड में। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वाला पार्ट है, उसमें मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि फ्रॉड्स और सब बहुत हो रहे थे, इसके लिए वो मैं आगे वाले पार्ट में बताता हूँ। अभी ऑन मार्केट ट्रेड का हम लोग ने बात कर लिया थ्रू स्टॉक मार्केट। ऑफ मार्केट का मैंने आपको मीनिंग समझा कि ऑफ मार्केट का मीनिंग क्या होता है, कि ये दिखता नहीं है रिकॉग्नाइज। हाँ, अभी एक काम कर, जिनको भी डाउट रहेगा ना उनको बोल तेरे को पीसी पे टेक्स्ट करे, बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी 7:40, सेशन माइट एक्सटेंड फॉर मोर देन 2 आवर्स। ओके, तो अभी किसी को भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पीसी पे मैसेज कर देना, आपको वो पार्ट समझा दूंगा। So sorry that I'll have to stop that doubt session thing because यहाँ पे 8 o'clock तक का टाइमिंग दिया था एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ साथ में चालू है। तो in case if you have any doubt, please note it down on the book or any piece of paper and आज रात को ही आप अपने डाउट्स भाविक से क्लियर करवा लो via over call। Exactly, सेशन एंड होने के बाद ही आप पूछ लो। तो मैं आपको यार राधिका, I'll explain you the
off market part, you just text me or text on the group. I'll explain you. ग्रुप पे आप लोग भले चाहिए तो चैट कर लेना, क्योंकि that will be also like that will also be a great platform for you all guys. So Bhavik, please carry on with the remaining part of the session. Okay. So off market trade जब होगा ना, तो short term capital gain same 15% वाले रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इधर आपको गवर्नमेंट दो ऑप्शंस देता है कि या तो आप विथ इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ 20% पे भरो, या विदाउट इंडेक्सेशन एट 10% पे भरो. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म में नहीं. क्यों विथ इंडेक्सेशन एट 20%? क्यों? क्योंकि अगर आप विथ इंडेक्सेशन लोगे ना तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपको कैपिटल गेन कम आता है. तो सब लोग क्या करेंगे, इसके पीछे भागेंगे कि विथ इंडेक्सेशन ले लो 20%, बट विथ इंडेक्सेशन लेते जाओ कैपिटल गेन कम आएगा, बट बाद में आपको रेट ज्यादा हो जाता है, 20% हो जाता है कि आपको 20% रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा. बट विदाउट इंडेक्सेशन आप कैलकुलेट मत करो, भले वो लॉन्ग टर्म हो, बट आप विदाउट इंडेक्सेशन करो और 10% पे टैक्स पे कर दो, फ्लैट रेट ऑफ 10%. अब आप देख लो दोनों वे में आपको कौन सा वे आपको अप्रोप्रिएट लगता है, कौन से वे में आपको टैक्स कम आ रहा है. तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं. सेम इज द केस विथ लिस्टेड सिक्योरिटीज, बस डिफरेंस इतना है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज में कोई ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं होते, बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ सेज लिस्टेड. मतलब दे आर लिस्टेड थ्रू एनी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्रॉपर मर्चेंट बैंकर, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड है कि आप ऑफ मार्केट जाके आप वो ट्रेड कर ही नहीं सकते हो. अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में मैंने आपको समझाया था कि अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में आप ऑफ द मार्केट जा सकते हो, बट वो बहुत रिस्की रहता है इसके लिए. तो लिस्टेड सिक्योरिटीज में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वुड बी एट 15%, इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगेन आपको दो ऑप्शंस है, विथ इंडेक्स एट 20% और विदाउट इंडेक्स एट 10%. सो ये हो गया. इसमें किसी को कुछ रहेगा तो आप अभी नोट डाउन कर लो, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्यों ऐसा, ये पर्टिकुलर डेट से क्यों और ऐसा भी. शिवा, मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो ये मैं बोल रहा था आपको कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट आपसे लेती है. सॉरी, गवर्नमेंट में एक्चुअली डिपॉजिट होता है, बट ये ना एक बहुत मिनिमल अमाउंट पे रहता है कि समझो एट 0.1%, 0.01% एवरी परचेज और सेल पे. सी रेट्स अभी आपके लिए इतना वैलिड या इम्पोर्टेंट नहीं है, रेट्स तो आप खुद भी जान सकते हो, बट आपको बस कंसेप्ट समझना चाहिए, ये मेरा मेन मोटिव है. ओके, सो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स समझो हम अभी 0.1% कंसिडर करते हैं. समझो आप 1000 रुपीज का आप सेल कर रहे हो, इंटू 0.1% करो तो 1 रुपये आ गया. 1 रुपी वुड गो टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो आपका डिडक्ट कर लेगा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और वो गवर्नमेंट को उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ. मतलब समझो आपने जनवरी में कोई ट्रांजैक्शन किया, ये 1000 रुपीज का, 0.1% पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है. 1 रुपी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तभी का तभी डिडक्ट करेगा, और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने का बाय 7th ऑफ फरवरी, 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ. अगर वो डिपॉजिट करने में फेल होता है, अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है गवर्नमेंट को, तो उसको अलग अलग पेनल्टीज रहेंगे प्रोविजंस में एज पर सेबी, उसको पे करने पड़ेंगे. बाद में एक्सचेंज पे लायबिलिटी आ गया. मतलब आपके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो डिडक्ट होने ही वाला है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. बट अभी आप लोग सोचोगे कि इतना मिनिमल अमाउंट किया, मतलब 0.1. हेलो भाविक, मेरा एक ही डाउट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में. दिस इज वैलिड ऑन एवरीथिंग, लाइक अगर इंट्राडे है या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी ट्रांजैक्शन पे लगेगा ही, राइट? हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन मतलब नहीं, मतलब अगर मैंने ट्रेड किया और अगर वो सपोज इंट्राडे पे है, मतलब एक ही दिन पे, तो भी मेरा डिडक्ट तो होगा ही ना. हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने इतना मिनिमल रेट रखा है कि 0.1% या 0.01%. ओके. और इसका मैं मीनिंग भी समझाता हूँ कि इतना मिनिमल अमाउंट क्यों है. कि गवर्नमेंट क्या करता है कि समझो 1000 पे 0.1% है, तो 1 रुपये आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, गवर्नमेंट को क्रेडिट हुआ. गवर्नमेंट को पता चला कि 1 रुपये आ रहा है, 1 रुपये इज 0.1%, तो 100 कितना है, 1 into 100 डिवाइड बाय 0.1. मतलब गवर्नमेंट को पता चलता है कि भाई ये बंदे ने 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, तो गवर्नमेंट एक टाइप से एक चेक रखता है आपके कैपिटल गेन्स पे
वरना आप कैपिटल गेन्स में कुछ अगर आप फ्रॉड करने के ट्राई करते हो तो ये सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स एक ऐसा है कि जिसका रिवर्स कैलकुलेशन करके आपका एक्चुअल कैपिटल गेन गवर्नमेंट एक्सेस कर पाता है, मतलब और ये मैंडेटरी है पे करने का, तो कोई एस्केप नहीं कर सकता बाद में कैपिटल गेन से। तो ये मेन एम है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स क्यों रखा उसके लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ कर दिए भावेश। सो एक्चुअली हाँ, ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था ना, ये 2004 में इम्प्लीमेंट हुआ था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन वाला पार्ट। और तब है ना एक सेक्शन था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 38, जिसमें ना एग्जेम्पशन मिलता था ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कुछ भी ट्रेड करते हो ना और लॉन्ग टर्म है ना आपका कैपिटल गेन, तो आपको पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता था इन सेक्शन 10+38। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। बट बाद में जब फाइनेंशियल बजट आया ना 2018 का, तब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ने इतना टाइम क्यों लिया, बट वो लोग को 2018 में जाके रियलाइज होता है कि 2004 से 18 के बीच में ना पब्लिक ये जो एग्जेम्पशन है ना उसका बहुत फायदा उठा रहा है, कि उसका अनअकाउंटेड इनकम बहुत ज्यादा बता रहा है, लॉन्ग टर्म ही सब असेट्स को होल्ड करता जा रहा है ताकि उसको कैपिटल गेन टैक्सेबल आए ही ना। अभी ये बोल सकते गवर्नमेंट ने का कुछ मिसकैलकुलेशन हो या कुछ भी हो, बट ये काफी लेट रियलाइज हुआ है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 ईयर्स के बाद रियलाइज होता है गवर्नमेंट को। तो वो लोग ने क्या किया, फाइनेंशियल बजट 2018 में सेक्शन 10+ सबसेक्शन 38 था ना, उसको लोग ने स्क्रैप ऑफ कर दिया। मतलब वो लोग ने क्या किया, मैंने आप लोग को बताया कि आप वो चार्ट बनाया रहेगा आपने, सेक्शन 112A में 10% ऑन अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख। अगर 1 लाख के ऊपर अमाउंट है तो 10%, मतलब गवर्नमेंट 1 लाख तक एग्जेम्पशन दे रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, क्योंकि शेयर्स का नेचर ही ऐसा होता है कि आप ज्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड करने जाओ आपको कहीं लॉस हो जाए, इसके लिए वो एग्जेम्पशन दे रहा है कि 1 लाख तक है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और 1 लाख से ज्यादा है तो समझो अगर 2,50,000 है तो -1 लाख तक एग्जेम, बाकी 1,50,000 पे 10% आप टैक्स करो। इसीलिए वो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 19 था, सेलिंग प्राइस में से लो करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसको हाई लो, ये इसीलिए होता था क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए असेट को होल्ड करके रखता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एकदम कम हो वो टाइम पे, तो मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये मेजर्स निकाले और ये फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 19 ले लिया कि हाँ टैक्स पेयर्स को भी थोड़ा रिलीफ हो जाए और गवर्नमेंट को भी बराबर से टैक्स का कलेक्शन कर पाए और वो लोग अपनी अनअकाउंटेड इनकम को ऐसे फ्रॉड या ऐसे कुछ हाइड ना कर पाए गवर्नमेंट से। तो ये एक्चुअल था। और ये जो था इक्विटी शेयर्स का, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स प्लस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का जो यूनिट है वो भी आ जाएगा, जिसका मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया था कि जो अपना पैसा इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर, हम जो पैसा देते हैं उनको वो। और ग्रेटर देन 12 मंथ्स तो मैंने आपको क्राइटेरिया के टाइम पे ही समझा दिया था कि 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आ गया हुआ आपका, और उस पर आपको जो भी गेन होगा इट वुड बी अंडर लॉन्ग टर्म, ठीक है। और 15% तो मैंने आपको बोला कि शॉर्ट टर्म इज एट 15%। तो ये लॉजिक था, बट गवर्नमेंट ने बहुत लेट कर दिया 1038 सेक्शन को स्क्रैप करने में। मुझे ऐसा लगता है कि पहले करना चाहिए था, बट अपना कौन सुनता है अभी। तो ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम नेक्स्ट कर। ओके, ये एक्चुअली ये स्लाइड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको 31 जनवरी 19 क्यों लेना है। और बस यही था कि टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द एग्जेम्पशन अंडर 1038 जो आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप कोई लिस्टेड शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का यूनिट सेल करते हो और लॉन्ग टर्म होता है तो, ठीक है। तो बस ये एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये पार्ट। तो प्रोबेबली दिस वाज द लास्ट स्लाइड, बट एक बस मैं खाली चाहूंगा कि हम लोग सम नॉर्मल है एकदम छोटा सम है, तो जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ जाएगा वो भी सॉल्व कर ले। एंड हाँ, जीएसटी वाला एक पार्ट मैं आपको बोल देता हूँ कि ये मार्केट में करेंटली जीएसटी नहीं आता है, बट अगर आप ब्रोकर के थ्रू आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको ब्रोकर को जीएसटी पे करना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रोकर आपको ब्रोकरेज की सर्विस दे रहा है। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ब्रोकरेज की सर्विसेज आपको मिल रही है, आपको उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। इट हैज नो इम्प्लीकेशन विथ वैल्यू ऑफ योर शेयर और वैल्यू ऑफ योर कैपिटल गेन, बस एक छोटा कंसेप्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड अभी मैं आपको एक्चुअल टैक्सेबिलिटी बताता हूँ कि कैपिटल गेन टैक्सेबल कैसे होता है
and this would be the probably the last example for this session. So please आप अपना notebook ले लो and एक मैं आपको amount बोलता हूँ, आपको amount लिखो उस पे. The amount is 7 lakhs and उसको है ना आप 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, 5 ब्रांचेस बना लो उस पे. एक ब्रांच को आप हेडिंग दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112. 112 क्या था कि लिस्टेड ये क्या बोलते हैं डेट ओरिएंटेड जो भी है हमारे नहीं सॉरी डेट ओरिएंटेड नहीं, जो भी हमारे लिस्टेड सिक्योरिटीज है वो था सेक्शन 112. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लिख दो अंडर सेक्शन 112 एक ब्रांच पे. दूसरे ब्रांच पे लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. तीसरे ब्रांच पे लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A. फोर्थ ब्रांच में आप लिखो कैजुअल इनकम एंड फिफ्थ ब्रांच में आप लिखो अदर इनकम. अदर इनकम मतलब आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया, फिर सैलरी इनकम हो गया, पीजीबीपी हो गया, कुछ भी हो गया तो आप लिखो अदर इनकम, मतलब कैपिटल गेन्स और कैजुअल इनकम को छोड़ के. ओके अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 वॉज टैक्सेबल. हम लोग ने देखा था हम लोग को दो ऑप्शंस है, या तो 20% पे टैक्स करो, या तो 20% विथ इंडेक्स, या तो 10% विदाउट इंडेक्स. ठीक है, उसमें आप लिखो 1,50,000 अमाउंट. आपका टोटल इनकम बस मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये सब पार्ट्स में, लॉन्ग टर्म में, अदर सोर्सेज में और दूसरे इनकम में. बाद में जो 112A में जो इनकम था ना उसमें भी आप 1,50,000 लिखो. फिर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर 111A उसमें आप लिखो 50,000. कैजुअल इनकम जो आपने बनाया है उसमें आप लिखो 1,20,000 और जो बाकी का बचा है वो है 2,30,000. अब टोटल करोगे तो आपको 1 लाख आ जाएगा, सॉरी 7 लाख आ जाएगा. ओके अभी टैक्सेबल कैसे होगा ये सब. और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा असेसी है ना जिसका ये इनकम है इज ऑफ द एज सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब उसका एज 82 ईयर्स है. तो जो 82 कैपिटल गेन में कैसा रहता है उसका जो इनकम है जो एट स्लैब रेट्स है, मतलब जो मैंने आपको अदर इनकम लिखा है ना 2,30,000 का इनकम वो टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स है. बाकी सबका जो कैजुअल इनकम है वो मैं आपको खाली अभी रेफरेंस के लिए बोलता हूँ, वो एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल होता है. ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि उसका अदर इनकम इज टैक्सेबल एट 2,30,000 जो स्लैब रेट्स के हिसाब से. तो जो इसमें ना अनएग्जॉस्टेड लिमिट, अभी अनएग्जॉस्टेड लिमिट क्या है, जो 82 ईयर बंदा है ना यू कैन गूगल के स्लैब रेट्स है ना अलग अलग होते हैं. तो जो 80 ईयर्स के अप रहते हैं ना जो लोग, उन लोग को 5 लाख के इनकम तक का एग्जेम्पशन रहता है कि 5 लाख तक तुम्हारा इनकम है तो तुम लोग टैक्स मत भरो. तो इसका ये जो इनकम है ना और कैपिटल गेन का इनकम अलग से टैक्सेबल होता है. इसके लिए हम लोग ने अलग ब्रांचेस बनाए ये हमारे क्वेश्चन में. तो 5 लाख में से मैं 2,30,000 निकालता हूँ तो मेरे को आया 2,70,000. ये जो 2,70,000 है ना ये मेरा अनएग्जॉस्टेड लिमिट है, मतलब मेरा जो इनकम टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स था ना वो था 2,30,000, बट मेरे पास 5 लाख तक का एग्जेम्पशन है कि भाई 5 लाख तक है तो टैक्स मत भर क्योंकि मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूँ, 82 ईयर्स है मेरा एज इसके लिए. तो मेरा अनएग्जॉस्टेड लिमिट बचता है 2,70,000. अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है कि तू इसको ये जो अनएग्जॉस्टेड लिमिट है ना उसको तू एज अ डिडक्शन यूज कर सकता है तेरे कैपिटल गेन्स के सामने, मतलब और वो भी कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कर सकता है. मतलब अभी ये जो 2,70,000 बचा है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर हम लोग का ये बोलता है कि तू ये जो सेक्शन 112 का है ना लिस्टेड सिक्योरिटीज का सेल उस पे यूटिलाइज कर. वो है मेरा 1,50,000 जो मेरे को टैक्सेबल होने वाला था एट द रेट ऑफ 20%, बट मेरे पास अनएग्जॉस्टेड लिमिट ही पड़ा है 2,70,000. तो पूरा मेरे को 1,50,000 डिडक्ट हो जाएगा, मतलब मेरे को इस पे टैक्स नहीं भरना है. ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया. अभी 112 सेक्शन पे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देना है. सेकंड प्रायोरिटी बोल रहा है कि 111A सेक्शन को दे, गवर्नमेंट बोल रहा है डिडक्शन के लिए. तो वो मेरा इनकम दिख रहा है 50,000
तो जो 50,000 है ना उसके अगेंस्ट में यूज करूंगा, मतलब 2,70,000 में से मैंने 1,50,000 एग्जॉस्ट कर लिया अनएग्जॉस्टेड लिमिट में से। अभी 111A सेक्शन में 50,000 पड़ा है, मैं और 50,000 मेरे को डिडक्शन मिल गया, मतलब अभी 70,000 बचे हैं मेरे पास। और अभी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A बचा है, वो है 1,50,000। तो 70,000 मेरे पास पड़ा है, तो मैं ना 50,000 ही डिडक्ट करूंगा, 1 लाख आया डिफरेंस अमाउंट, मेरे को टैक्सेबल नहीं हुआ। जो क्यों? क्योंकि 112A सेक्शन में मेरे को बोला है कि इंक्रीजिंग, मतलब मोर देन 1 लाख अगर आपका जा रहा है तो आपको 10% रेट पे टैक्सेबल होगा, वरना नहीं। तो 1,50,000 में से मैं क्यों 70,000 क्यों माइनस करूँ? अगर 50,000 ही माइनस कर रहा हूँ, मेरा अनएग्जॉस्टेड लिमिट यूज कर रहा हूँ, तो 1 लाख बच रहा है जो जिस पे मेरे को टैक्स भरने को नहीं आ रहा है, मतलब मैं उस पर भी टैक्स नहीं भर रहा हूँ। और जो मेरा कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम जैसे कि विनिंग फ्रॉम, मतलब आपका जो कुछ भी आपने पत्ता खेल के पैसा कमाया, कैजुअल इनकम मतलब वो साइड वाला इनकम रहता है, डिविडेंड हो गया, बाद में आपने कोई लॉटरी जीता या फिर आप कोई बेटिंग करते हो तो आप उसमें जीते, तो उस पर सीधा रेट 30% का लगता है, मतलब 1,20,000 पे रेट लगा सीधा 30% का, मतलब मेरे को टैक्सेबल खाली 36,000 आया। तो ये तो हम लोग का एग्जाम्पल वाला पार्ट। एक सम वाला पार्ट जिससे आपको समझे कि हम लोग का जो इनकम है कैपिटल गेन टैक्सेबल कैसे होगा और कैसे हमारा अनएग्जॉस्टेड लिमिट हमको यूटिलाइज करना है टैक्स से बचने के लिए, या फिर हम कैसे बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं इसका, ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया है उसका। तो बस यही था पार्ट। सो हम लोग ने सेशन में पूरा कवर किया है, कैपिटल गेन का पार्ट, कन्वर्जन कब होता है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड के ईसॉप का क्या इम्प्लीकेशन है, स्टॉक इन ट्रेड को कब कन्वर्ट करते हैं, क्या टैक्स आता है उसका, तो बस। और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। आगे भी किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो यू कैन शूट योर डाउट्स एट द व्हाट्सएप ग्रुप। मैं अभी सेशन जैसे ही विंडो मैं क्लियर करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी एंड आई फॉरवर्ड इट टू शिवम। Guys, thank you so much. Thank you for being such a great audience too. Thank you so much, guys, for attending this session. You guys have been really great audience, and get ready for tomorrow's session. Tomorrow's session would be addressed by CA CFA Atharva Apte, and he'll be addressing you guys on the topic of futures and options. So उसका जो स्टडी मैट है वो ग्रुप पे हम लोग डाल देंगे। So you guys, you've been really wonderful audience, and thank you so much, guys. You all can leave now. अगर कोई डाउट्स रहेगा तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। अभी के लिए कोई भी डाउट रहेगा आपको, अरे तेजस सर मत बोल यार, सर नहीं हूँ। अभी के लिए बस इतना ही guys. Thank you so much for participating in such huge numbers. We love you all at Being Bullish, and thank you so much once again. And Radhika, I'll clear your doubt. You just asked me the question about that off-market wala part. So I'll explain you again. So sorry I had to cut the explanation part, guys, because I have some other call to attend as well, and you know, probably you guys can clear your doubts on the WhatsApp group, or you can you know, text him up personally. He's also in the group, so you can text him up and get your doubts cleared as soon as possible. So sure. Post it. Yeah, amazing. Thank you so much, guys. And mutual funds का session would be uploaded directly on YouTube. आप लोग को वो complimentary session मिलेगा मेरी तरफ से. You guys can enjoy that session, and अगर हो सके तो अपने you know, friends को, family वालों को भी forward करना, ताकि और लोगों में awareness आए about mutual funds and how to get your income and expenses right. So with this, I conclude this session. Thank you so much, guys, for being a wonderful audience. I'll see you all tomorrow at 6 o'clock in the evening. Thank you so much, Bhavik, for addressing the audience. My pleasure.